ओके, तो आई थिंक नाउ माय पीपीटी इज विजिबल, है ना? मेरी पीपीटी नजर आ रही ना आपको? Yes, sir. हाँ, तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू. Today I'll be using the PPT which has been made by Rakesh Tayal ji. It's a very good work. By Rakesh Tayal ji. So let us first briefly recapitulate what was done earlier, the earlier four cases. I think I have already shared this PPT, this abridged text of this PPT. It is not the entire PPT. I have taken only the 8 cases, and I would like to explain how you have to read on the exam day. So first case was Innovative Industries versus ICICI Bank. Brief facts of the case: company made a default in financial debt and in CDR. It was earlier in CDR. This case was running prior to promulgation of IBC. So CDR was suggested, and but the financial creditor, he in as per the CDR, in CDR, as you know, there are different terms. So as per the CDR, the financial creditor has to infuse funds on certain conditions to be fulfilled by CD. Okay, but they did not infuse the requisite funds. Some of the there were many financial creditors. Some of them infused funds. Some of them did not infuse funds. And this second point was, so this was the first. Okay, the FC was required to fuse certain funds, infuse certain funds. Next was regarding this Maharashtra Relief Undertakings Act. It is a state act. It is a welfare legislation, as I already explained to you that day, and that remedies for enforcement of liability and is suspended for 1+1 year till this year. Actually, in Maharashtra Relief Undertakings Act, it has been said that it can be this remedial action, or you can say moratorium, can be enforced for 1 year at a time, and this liability can be suspended 1 year at a time till infinity. मतलब every year 1 year extension is possible. तो उन्होंने ये भी केस देखा, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसे एक साल करते रहेंगे तो ये तो कभी भी पूरा नहीं होगा, समझ रहे हो? और थर्ड पॉइंट ये था कि अपेलेंट ये है कि नो डिफॉल्ट एज दैट इज नॉट ड्यू. इन्होंने कहा, अपेलेंट ने इसमें ये कहा, बिकॉज इन आईबीसी व्हाट वी रीड इज कि भाई कोई डिफॉल्ट ही नहीं है. डिफॉल्ट इसलिए नहीं है कि हम तो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग्स एक्ट में आते हैं. महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट हमें अलाउ करता है टू डेफर सर्टेन लायबिलिटीज, है ना? तो हम जब इसमें आ ही नहीं रहे तो हमारा डेट ड्यू एंड पेएबल होना चाहिए एज पर सेक्शन 7. इसने कहा जी हमारा डेट ड्यू एंड पेएबल ही नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ आर्गुमेंट्स थे. सेक्शन जो रेफर्ड थे इसमें सेक्शन 7 था. सेक्शन 7 में एप्लीकेशन मूव की थी आईसीआईसीआई ने अगेंस्ट इनोवेटिव. ठीक है, और आईबीसी का सेक्शन 238 था जिसमें नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज होती है. कि नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्या है कि विच एक्ट विल प्रिवेल, सेंट्रल लेजिस्लेशन विल प्रिवेल या स्टेट लेजिस्लेशन विल प्रिवेल. ठीक है, और आर्टिकल 254 भी इसमें कहा कि जिसमें लिस्ट 3 है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये सब हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब इसमें कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स याद रखने के लिए ये मैं आपको इसलिए यहां से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम डे में भी याद रहे. वैसे हमने ये चारों केसेस पहले भी हम कर चुके हैं. ठीक है, ये आज की क्लास हमारी जस्ट आप समझ लो कि एक्स्ट्रा क्लास ही है. इसमें हम 8 केसेस डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, 4 जो पहले वाले, 4 नए. ठीक है, तो कीवर्ड्स यूज्ड वर, एक तो इनोवेटिव यूज था. ठीक है ना भाई, इनोवेटिव के अगेंस्ट तो केस ही था. ठीक है, और डायरेक्टर्स अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ इनोवेटिव, ये भी एक इसमें बात थी कि भाई क्या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी तो पावर सीज हो जाती है. जब उनकी पावर सीज हो जाती है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे अपील फाइल कर सकते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो हम इस चीज को इग्नोर करते हैं क्योंकि पहले शुरू के केसेस है ये, तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अदरवाइज तो ये है कि भाई डायरेक्टर्स भी अगर जब उनकी पावर सस्पेंड हो जाए तो वो अपील फाइल खुद नहीं कर सकते. ठीक है, और जो सीडी था वो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग्स एक्ट में था. ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं. इश्यूज क्या थे? इश्यूज ये थे कि जो डायरेक्टर्स हैं ऑफ सस्पेंडेड बोर्ड, वेदर दे कैन फाइल द अपील ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, नो. ठीक है, वंस आईआरपी इज अपॉइंटेड,
डायरेक्टर्स आर नो लॉन्गर इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया क्योंकि इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट केसेस। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि वेदर एपेलेंट वेस्टेड राइट अंडर महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट कैन बी इंटरफेयर्ड विद द आईबीसी। ठीक है। मतलब ये है कि कोई जगह जहां पर स्टेट एक्ट भी लगा हो, महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट भी हो और सेंट्रल एक्ट भी हो आईबीसी, तो क्या ये जो एपेलेंट का वेस्टेड राइट है अंडर एमआर महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट, वेदर दैट कैन बी इंटरफेयर्ड विद, तो उन्होंने कहा नहीं, इट कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड विद। ठीक है। तीसरा ये कि वेदर महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट 1958 इज रिपग्नेंट टू आईबीसी, क्योंकि इसमें रिपग्नेंसी की भी बात हुई। ऐसा है, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, एक कई बार स्टेट एक्ट भी होता है सेम सब्जेक्ट पे, सेंट्रल लेजिस्लेशन भी होता है, तो सबसे पहले तो हम क्या कोशिश करते हैं कि दोनों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों कोएग्जिस्ट हो जाए तो सबसे बढ़िया है। अगर अब अगर कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते या वन हैज टू गिव वे टू द अदर, तो फिर सेंट्रल लेजिस्लेशन की सुप्रीमेसी तो है ही। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि क्या रिपग्नेंसी है, तो यस। ठीक है। एज अंडर महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। तो वहां पर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी they can take over the management of undertaking and they can impose moratorium in the same manner as that contained in the code। ठीक है। वो बेसिकली एक लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन है, ताकि ऐसा नहीं हो कि पेमेंट की वजह से जो है वहां पर बेरोजगारी फैल जाए, तो इसीलिए वो कहते हैं भाई कुछ पेमेंट्स को होल्ड कर लो और बाकी ताकि कंपनी चलती रहे, बेसिकली ये है। ठीक है। कुछ अदर प्रिंसिपल जो इसमें इस केस में आए वो क्या रहे। पहला तो ये है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ए फाइनेंशियल डेट ओड टू एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, इट नीड नॉट बी द डेट ओड टू द एप्लीकेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये कोई जरूरी नहीं कि उसका ही डेट हो, किसी का भी हो सकता है। ये तो सेक्शन 7 में हमने पढ़ा ही है कि जिसका डिफॉल्ट हुआ, जैसे एक कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी आती है कि भाई जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी केस से, वो सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन सेक्शन 7 इसके अगेंस्ट है। सेक्शन 7 कहता है कि भाई एक आदमी का डिफॉल्ट हो गया तो दूसरे के भी कान खड़े हो जाते हैं, यार मेरा भी ना हो जाए, इसका हो गया तो वो दूसरा भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू असर्टेन दैट डिफॉल्ट हैज बीन अकर्ड। ठीक है। एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी अगर डिफॉल्ट इज असर्टेन्ड। जो वर्ड असर्टेन्ड है ना, वो कहते हैं असर्टेन्ड में ही सब कुछ आ गया। असर्टेन्ड में ये हो गया कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है दे हैव अप्लाइड देयर माइंड, क्योंकि वहां वर्ड है असर्टेन्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर डेट इज डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड। मतलब इसमें डिस्प्यूट या अनडिस्प्यूट का सवाल ही नहीं है। जैसे सेक्शन 9 में तो क्या होता है कि भाई अगर डिस्प्यूटेड होगा तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगती ही नहीं है। ठीक है ना। लेकिन सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लग सकती है अगर डिस्प्यूटेड होगा तो भी। ठीक है। सिर्फ डेट ड्यू होना चाहिए और पेएबल होना चाहिए, बस। डेट टू बी ड्यू एंड रिमेन अनपेड फुल्ली और पार्टली, चाहे आपने पार्ट पेमेंट कर दी हो तो भी ड्यू माना जाएगा। ठीक है। मतलब पेमेंट होनी चाहिए फुल्ली, तो डेट ड्यू होना चाहिए और रिमेन अनपेड होना चाहिए, चाहे फुल्ली हो या पार्टली हो। ठीक है। और तीसरा ये कि नॉन इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन नॉट बी द रीजन फॉर डिफॉल्ट। अब उन्होंने कहा कि भाई जैसे आपने कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में, आपकी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में ये था कि भाई जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं दे विल इन्फ्यूज सर्टेन फंड्स। अब इन्होंने क्या प्ली लिया था इनोवेटिव ने कि भाई ये सभी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर थे उन्होंने फंड्स इन्फ्यूज नहीं किए, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी हो नहीं पाई, हमसे डिफॉल्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि भाई नॉन इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन नॉट बी द रीजन फॉर डिफॉल्ट। ठीक है। और एक और बात थी कि आईबीसी 2016 है, ये जो यूके लॉ पर बेस्ड है, मैंने आपको उस दिन में बताया था। यूके लॉ है, ऑस्ट्रेलियन लॉ है, यूएस लॉ है। यूएस लॉ क्या कहता है? यूएस लॉ कहता है कि भाई मैनेजमेंट विल रिमेन इन कंट्रोल चाहे डिफॉल्ट हो जाए उसके बावजूद भी। यूके लॉ क्या कहता है कि क्रेडिटर्स विल रिप्लेस द मैनेजमेंट इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट। ठीक है। तो हमारा लॉ जो है ये यूके लॉ पर बेस्ड है। और जो आर्टिकल 254 है ये डील करता है विद इनकंसिस्टेंसी अमंगस्ट वेरियस स्टैट्यूट्स। मतलब जो रिपग्नेंसी वाली बात आती है तो वो आर्टिकल 254 उससे डील करता है और वो एक डिफरेंट सिचुएशंस बताता है। इस केस लॉ में सारी सिचुएशंस दी हुई हैं कि भाई अगर दोनों सेंट्रल हैं तो लेटर लेजिस्लेशन प्रिवेल करेगा, एक सेंट्रल है तो स्टेट है तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि सेंट्रल प्रिवेल करेगा। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा तो ये केस था। ठीक है। इस केस में किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। केस नंबर 2 जो है हमने मोबिलॉक्स इनोवेशन वाला किया था।
मोबिलॉक्स वर्सेस किरुसा सॉफ्टवेयर का। हेलो मैं हेलो सर, हेलो सर। हाँ पूछो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो सेक्शन 8 में तो ऐसा लिखा है, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसको नोटिस देना पड़ता है, डिमांड नोटिस देना हाँ तो पड़ता है। ऐसा ही है ना, सेक्शन 7 में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझो समझो सर, उसमें डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो वो सेक्शन 9 में नहीं जा सकता, तो सेक्शन 7 में जा सकता, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिस्प्यूट और जा अनडिस्प्यूट सकते, जा सकते, हाँ जा सकते, हाँ। लेकिन सेक्शन सेक्शन 7 देखो फर्क है ना, दोनों अलग अलग है। सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए, सेक्शन 9 है ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए। अब मान लो आप ऑडिटर हो, ठीक है, अब ऑडिट एज एन ऑडिटर आपने मान लो अपना काम ही सही नहीं किया, तो क्लाइंट पैसे क्यों देगा आपको, समझ रहे हो। अगर आप बिल रेज करते हो, वो कहेगा भाई कैसा बिल, तुमने तो काम ही ढंग से नहीं किया, मेरे को नुकसान हो गया, तुमने मुझे जो इनकम टैक्स की एडवाइस दी थी उससे वजह तो मेरी एडिशन हो गई उल्टा, तो मैंने तुम्हारे ऊपर केस करना है उल्टा, इंस्टीट्यूट में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, ठीक है। वो हो गया डिस्प्यूट। तो उस केस में आप यहाँ नहीं जा सकते, आपको जाना जा सकते हो सिविल कोर्ट में जाओ, ठीक है। सेक्शन 7 में क्या है, भैया मैंने पैसे दे रखे हैं, उधार दे रखा है, इस पे ब्याज है, पैसे दो मेरे, तो डिस्प्यूट की क्या बात है इसमें, डिस्प्यूट है ही नहीं, ये तो फैक्ट है, ठीक है ना। ड्यू होना चाहिए, पेबल होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। लेकिन सर आपने लिखा है, नीचे पॉइंट लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ डिस्प्यूट और अनडिस्प्यूट, ऐसा लिखा है, इसलिए बोल रहा तो हूँ यही मतलब है ना सर जी, चाहे डिस्प्यूट हो चाहे नहीं हो, जा सकते हो, अगर डिफॉल्ट हो गया तो जा सकते हो, यही तो मैं कह भी यही रहा हूँ। समझ में आ सेक्शन गया, 9, समझ में आ गया। हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिस्प्यूट और नॉट डिस्प्यूट। यस, हाँ। ओके सर, थैंक यू। एज फार अगला, एज सेक्शन 7 इज कंसर्न, हाँ 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 और सेक्शन 9 में सर डिस्प्यूट एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो नहीं जा सकते ना। हाँ तो नहीं जा सकते, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा है जी मोबिलॉक्स। मोबिलॉक्स में क्या था, मोबिलॉक वर्सेस किरुसा सॉफ्ट, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जस्ट समराइज करा रहा हूँ, इसको यहीं से पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको एग्जाम वाले दिन दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 60 केस लो, हम याद कैसे करेंगे, तो आपको ये थोड़ी थोड़ी शीटें याद करनी है, बस इसी से हो जाएगा आपका काम। दूसरा केस मोबिलॉक्स इनोवेशंस वर्सेस किरुसा सॉफ्टवेयर। इसमें केस क्या था, केस मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि नचबली एक प्रोग्राम आता था स्टार टीवी पे, मोबिलॉक्स के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट था, मोबिलॉक्स ने अपना पार्ट ऑफ द जॉब किरुसा को दे दिया कि भाई तुम ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला काम संभाल लो, लेकिन हमसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवा लो, तुम इसके बारे में किसी को बताओगे नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, किरुसा ने अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया कि हम स्टार टीवी के लिए काम करते हैं, ठीक है, ये था। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का वायोलेशन हो गया, तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का जो वायोलेशन हो गया तो चिढ़ गया बंदा, जो कॉर्पोरेटर था, इसने बिल रेज किया किरुसा ने, उसने कहा कोई पेमेंट ड्यू नहीं तुम्हारी, तुमने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का वायोलेशन किया है। तो बात ये हो गई, अब वो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये आया कि भाई डिस्प्यूट तो कोई है, मतलब सूट तो कोई फाइल्ड है नहीं, डिस्प्यूट तो है, लेकिन उन्होंने कहा चाहे सूट फाइल्ड हो ना हो, कोई आर्बिट्रेशन हो ना हो, डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। तो ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे, मोबिलॉक्स एंगेज्ड बाय स्टार टीवी फॉर ई वोटिंग ऑन नच वैली, ठीक है। तो मोबिलॉक्स ने क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किरुसा सॉफ्टवेयर को, किरुसा ने वायोलेट कर दिया एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एंड मोबिलॉक्स स्टॉप्ड पेमेंट ऑफ किरुसा, ठीक है। तो एनडीए जो था ये एंटर्ड हुआ था 26/12 को, और इसकी इफेक्टिव डेट थी 1/11/2013, मतलब बैक डेटिंग भी थी इसमें, ठीक है। उसके बावजूद भी एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ जी, मेरी एक्चुअली मीटिंग चल रही है, आप भारद्वाज जी के साथ कर लो तब तक। हाँ हाँ यार मेरी मीटिंग चल रही है, मैं अभी बात नहीं कर सकता, बाद में बात करेंगे। हाँ जी। तो इसमें ये हो गया जी। अब इसमें जो रिलेटेड सेक्शन थे, एक तो सेक्शन था 3 सबसेक्शन 12, ठीक है, और एक था 5, ये डिफॉल्ट से रिलेट करता होगा मेरे हिसाब से। किसी के पास कोड रखा हुआ है, यहाँ पर कोड है किसी के पास, ये डिस्प्यूट की बात करता होगा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 12। डिस्प्यूट के बारे में मैंने बताया भी था कि डिस्प्यूट जो है वो अब इंक्लूसिव डेफिनेशन है। जब ये बीआरसी रिपोर्ट थी, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट थी, तब ये कंक्लूसिव डेफिनेशन थी, उसमें लिखा था डिस्प्यूट मींस, अब हो गया डिस्प्यूट इंक्लूड्स, ठीक है। और सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 की बात करता है, फिर सेक्शन 6 है इसमें, और सेक्शन 9 है, ठीक है। फिर रूल्स है इसमें 5 और 6, फॉर्म 3 है, फॉर्म 4 है, फॉर्म 5 है। तो ये सारी चीजें इसके साथ रिलेटेड सेक्शन और जो है अपने फॉर्म्स है। इशू क्या था, एक तो इशू ये था
कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्प्यूट, कि डिस्प्यूट है क्या। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई डिस्प्यूट जो है इट मस्ट बी प्री एग्जिस्टिंग बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ और ऑफ डिमांड और इनवॉइस। मतलब ये कि जब सेक्शन 8 में नोटिस आप देते हो उससे पहले डिस्प्यूट एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपको डिमांड नोटिस मिल गया उसके बाद में आप डिस्प्यूट रेज करो, वो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो क्लियर बात लिखी है सेक्शन 8 में। दूसरी बात ये थी कि स्कोप ऑफ डिटर्मिनेशन बाय एनसीएलटी बाय एग्जामिनिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9। भाई एनसीएलटी के पास सेक्शन 9 की एप्लीकेशन आती है तो वो कैसे एग्जामिन करेगा। ठीक है, वो पहली बात तो ये देखेगा कि भाई ऑपरेशनल डेट जो है एक्सीडिंग 1 लाख ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब ये 1 करोड़ हो गया। दूसरा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो सबमिट किए हैं, डेट ड्यू एंड पेएबल और रिमेन अनपेड। ठीक है, और तीसरा, नो प्री एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। उसने ये 3 चीजें देखनी है मेन में। ठीक है, पहले तो अमाउंट देख लेगा, भाई 1 लाख या 1 करोड़ जो भी है जिस पीरियड के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आज की डेट में 1 लाख वाले डिस्प्यूट फाइल नहीं हो सकते, आज के भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका लिमिटेशन पीरियड भी इसमें लगता है। अगर मान लो आपका डिफॉल्ट 19 में हुआ हो, ठीक है, तो अगर 22 में एप्लीकेशन लगाओगे तो आपकी चल जाएगी, वो 1 लाख वाली भी चल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो नोटिफिकेशन अब भाभी ने मराई ना नहीं किया। जनक शाह जी म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज। मैं नहीं जाता है भेलो ना। हाँ जी, अच्छा ये को होस्ट बना रखा आपको, को होस्ट से हटा दो। हाँ जी, चलो ठीक है। और दूसरा ये आता है कि स्कोप ऑफ डिटर्मिनेशन बाय एनसीएलटी, कि एनसीएलटी डिटर्मिन कैसे करती है सेक्शन 9 वाले एप्लीकेशन एडमिट करते टाइम क्या बात ध्यान में रखती है। पहली बात तो अमाउंट, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और तीसरा ये कि कोई डिस्प्यूट प्री एग्जिस्ट तो नहीं करता। ठीक है, अब एक इसमें वर्ड आ गया इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड एंड। ठीक है, क्योंकि 8(a) में वर्ड जो है वो एंड लिखा है, तो उन्होंने कहा एंड को आप और पढ़ो। ठीक है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट एंड और पेंडिंग सूट और आर्बिट्रेशन। क्योंकि इस केस में क्या था, ना तो कोई सूट पेंडिंग था ना कोई आर्बिट्रेशन पेंडिंग था। ठीक है, इनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा था ईमेल पे, समझ रहे हो। तो ईमेल पे भी अगर डिस्प्यूट है तो वो भी डिस्प्यूट है, कोई जरूरी नहीं कि सूट ऑलरेडी फाइल्ड हो या प्रोसीडिंग चल रही हो। तो उन्होंने कहा एंड को आप और पढ़ो। ठीक है, फिर उसके बाद में टेस्ट ऑफ बोनाफाइड डिस्प्यूट, ये इसमें मधुसूदन गोवर्धन दास वर्सेस मधु वूलन इंडस्ट्रीज, ये वाला केस भी इसमें डिस्कस किया गया कि इन्होंने कहा कि भाई बोनाफाइड डिस्प्यूट होना चाहिए, ऐसा कोई फ्रिवोलस लिटिगेशन नहीं होना चाहिए कि डिस्प्यूट के लिए डिस्प्यूट आपने क्रिएट कर दिया जबरदस्ती, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए बोनाफाइड डिस्प्यूट। ठीक है, adjudicating authority must reject application under section 952D if notice of dispute received by creditor or there is a record of dispute in the information utility। ठीक है, तो अगर नोटिस मिल गया है क्रेडिटर को, ठीक है, या रिकॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट है, तो उस केस में एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट करनी है। ठीक है, एंड वेदर इन द फैक्ट ऑफ द केस डिस्प्यूट एग्जिस्ट्स फॉलोइंग विद इन इंक्लूसिव डेफिनेशन। यस, so far as there is a real dispute as to payment between the parties, तो dispute real होना चाहिए, frivolous litigation नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और वर्ड जो dispute की डेफिनेशन है वो inclusive डेफिनेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे केस लॉज हैं जिसमें ये कहता है कि मान लो FIR लॉज है, तो खाली FIR से ही प्रूव नहीं हो जाएगा कि डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, आपको डिस्प्यूट प्रूव करने के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देने पड़ेंगे, कोरोबोरेटिव एविडेंस देने पड़ेंगे। अगला केस इसमें आता है धरनी शुगर का, धरनी शुगर वाला भी हमने उस दिन डिस्कस किया था। तो धरनी शुगर में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो ये वाले हैं। इसमें बेसिकली आरबीआई के सर्कुलर को चैलेंज किया गया था। आपको मालूम है कि आरबीआई पे पहले क्या होता था कि S4 चला करता था, स्ट्रेस्ड एसेट्स वाला। ठीक है, तो अब इसमें ये कहा गया था कि भाई आप जब ये आईबीसी आया तो आरबीआई ने क्या किया, एक जनरल सर्कुलर इशू कर दिया। पहले तो उन्होंने 2 सर्कुलर इशू किए, वो तो स्पेसिफिक किए कि भाई जिन जिन केसेस में डिफॉल्ट हो रहा है उनके अगेंस्ट में उनको आप आईबीसी में ले जाओ उन क्लाइंट्स को। ठीक है, लेकिन जो तीसरा सर्कुलर था उनका, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई सारे सभी केसेस को जितने भी डिफॉल्ट वाले हैं, ठीक है, विदाउट असर्टेनिंग इंडिविजुअल केसेस, सबको आप आईबीसी में तान दो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है, ऐसे नहीं आप कर सकते, यू हैव टू
ascertain the default case by case. आप एक केस बाय केस बनाओ, और अगर सिर्फ इसी सर्कुलर के बेस पे आपने आईबीसी की प्रोसीडिंग कर दी है तो वो सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है इट विल फॉल अवे, चाहे किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आईआरपी अपॉइंट हो गया हो, सीओसी कॉन्स्टिट्यूट हो गई हो, कुछ भी, सिर्फ एक ही केस में उन्होंने कहा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंट हो गया है तो, ठीक है। सिर्फ अगर जहां पर जो सोर्स ऑफ पावर है टू इशू सर्कुलर अंडर इंसॉल्वेंसी लॉ। अगला चलते हैं। आरबीआई इशूड ए सर्कुलर विद जनरल गाइडेंस टू बैंक्स टू फाइल सीआईआरपी अंडर सेक्शन 7 विद सम क्राइटेरिया। इन्होंने कहा कि भाई सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन लगाओ आप, ठीक है। एक सर्कुलर इशू दे दिया कि भाई अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इंडिविजुअल केसेस को सर्टेन की बात नहीं की इन्होंने, ठीक है। अब बात ये, इनको पावर कहां से मिल रही है? 35AA से। 35AA क्या कहता है? 35AA कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, ये आरबीआई को रेगुलेटर बनाए और आरबीआई जो है बैंक्स को फिर इंस्ट्रक्ट करता है, ये 35AA में लिखा है, ठीक है। तो अब ये की बात जो सेक्शन 35AA है और जो 35AB है, इंट्रोड्यूस्ड परसुएंट टू द ऑर्डिनेंस एंड अमेंडमेंट एक्ट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इनका नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। 35AA में जो लिखा है ठीक लिखा है कि भाई आरबीआई रेगुलेटर को ऑथराइज करता है और रेगुलेटर आगे बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देता है, दिस इज ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सर्कुलर है, ठीक है ना, जो इम्प्यून्ड सर्कुलर है डेटेड 12/2/2018 इशूड बाय आरबीआई, इट इज अल्ट्रा वायरस सेक्शन 35AA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑल केसेस वेयर सीआईआरपी इज इनिशिएटेड ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यून्ड सर्कुलर आर नॉन एस्ट इन लॉ। तो उन्होंने कहा ये ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। नॉन एस्ट होता है कि मतलब कुछ की एग्जिस्टेंस को आप डिनाई कर देते हो, ठीक है। तो और इसमें क्या डिसीजन हुआ? डिसीजन ये हुआ कि डायरेक्शंस कैन बी इशूड इफ देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन टू डू सो एंड दैट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक डिफॉल्ट। आप एक एक डिफॉल्ट को असर्टेन करो और तो ऐसे करो, ऐसे नहीं, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन से आप नहीं कर सकते। अगला केस आता जी, रेजोल्यूशन प्लान ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड विल नॉट बी इफेक्ट। उन्होंने कहा भाई जो अगर मान लो कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं ना, भाई सीआईआरपी इनिशिएट हो गई, वो रेजोल्यूशन प्लान ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया तो कंसेंसुअल बेसिस पे हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ये हो गया। अच्छा, अगला है जी फोर्थ केस, ये भी हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था, पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस केस में क्या था? इसमें 58F की बात करता है कि 58F जो है इट वाज अमेंडेड डेटेड 17/8/2018 और इसमें केस ऑफ चित्रा शर्मा पेंडिंग था। क्या कहा गया इस केस में? इस केस में कहा गया कि ये जो अमेंडमेंट आई है, ठीक है, वेदर अमेंडमेंट टू द कोड इन्फ्रिंजेस आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमें पता है कि क्या इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 19(1)G फ्रीडम ऑफ ट्रेड एक्सप्रेशन की बात करता है, रेड विद आर्टिकल 19(6) एंड 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड वेदर कोड प्रिवेल्स ओवर रेरा, क्योंकि इसमें रेरा का भी इम्प्लीमेशन आ रहा था, क्योंकि ये जो है रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। एंड वेदर द एक्सप्लेनेशन टुगेदर विद डीमिंग फिक्शन इज ओनली क्लैरिफिकेशन ऑफ द पोजीशन एंड लॉ। इसमें हुआ क्या था? इसमें 58F में वो कहते हैं कि भाई ओरिजिनली ही ये पोजीशन थी कि जो होम बायर्स हैं दे विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो होम बायर जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं, बट यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया गया। तो उन्होंने कहा एक्सप्लेनेशन का ये मतलब नहीं है कोई नई चीज आई है, ये पहले से ही ओरिजिनल जो 58F था उसमें ही ऐसी चीज पढ़ी जानी चाहिए, ये पहले से ही था, ठीक है। क्योंकि ये बिल्डर्स ने जो है SLP फाइल की थी कि भाई हमारे को तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इस तरह से कोई भी उठ के आ जाएगा हमारे खिलाफ में IBC में केस डाल देगा, ठीक है। तो अब इसमें जो कीवर्ड्स डिसीजन थे, एक तो अलॉटीज हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, अनसिट्राल की बात की गई, फिर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर की बात की गई, नॉरिस्टर सोलिस बात की गई, एंड इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ अलॉटीज एज FC। तो जो भी अलॉटीज हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है एज फाइनेंशियल क्रेडिटर इट वाज अपहेल्ड, ठीक है। तो डिसीजन ये किया गया कि भाई जो ये जो अमेंडमेंट हुई है कि दिस डज नॉट इन्फ्रिंज आर्टिकल 14, 19(1)G, आर्टिकल 19(6) एंड 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भाई आर्टिकल 14 ये क्या बात करता है कि होम बायर्स जो है दे गिव एडवांस टू रियल एस्टेट डेवलपर एंड हेंस फाइनेंस इज द दे फाइनेंस द रियल एस्टेट। कहता है भाई पैसे आते कहाँ से हैं? जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उनको यही लोग तो फाइनेंस करते हैं, बिल्डर तो अपने पैसे लगाता नहीं, यही तो इन रियलिटी तो यही फाइनेंस करते हैं, इनसे ही पैसे लेकर के
मकान बनाते हैं बिल्डर, ठीक है ना, तो दे आर इन रियलिटी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। अब आर्टिकल 19(1)(g) में क्या है कि नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन पायनियर, ठीक है भाई, इसमें कोई हमने कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है 19(1)(g) में, ठीक है। और आर्टिकल 1300 क्या कहता है कि नो पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड लॉ, ठीक है। अब जहां तक बात है भाई रेरा प्रिवेल करेगा या ये वाला प्रिवेल करेगा, कई बार क्या होता है कि रेरा में भी प्रोसीडिंग चल रही होती है और यहाँ पर भी प्रोसीडिंग चल रही होती है, तो क्या कहता है, ये कहता है कि रेरा हैज टू बी रेड इन हार्मनी विद द कोड, ठीक है। इट इज ओनली वेयर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट कोड विल प्रिवेल ओवर रेरा, देयरफॉर कंकरेंट रेमेडीज आर अवेलेबल टू होम बायर्स, वो वहां पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर भी जा सकते हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आईबीसी विल प्रिवेल, इतनी सी बात है। And whether the explanation together with deeming fiction is only clarificatory position, yes, इन्होंने कहा ये जो explanation हमने 1 और 2 लगाई है 5(8)(f) में कि home buyers will be included in the definition of financial creditor, ये सिर्फ जो है these are clarificatory in nature, और originally ही ये intent थी कि 5(8)(f) में home buyers covered है, ठीक है। ये केसेस हम पहले भी कर चुके हैं, ये केसेस सबने पढ़ लिए थे या नहीं पढ़े थे किसी ने? अब ये इससे अगली शीट जो है ये इस शीट पर है आपके 5 to 8, अब कोई आप में से ऐसा है जिसने पांचों ये केस पढ़ रखा है, पांचवें वाला कोई बता सकता है? ये जो आर्सलर मित्तल वाला केस है, किसी ने पढ़ा हुआ है केस ये आप में से किसी ने भी? हाँ सर, पढ़ा है मैंने सर। आपने पढ़ा है? अच्छा, हाँ सर। आपके अलावा और किसी ने पढ़ा है? हाँ जी सर, पढ़ा है। तो अच्छा ठीक मैं है, एक्सप्लेन, और किसी ने पढ़ा है हेलो। आप दोनों के अलावा? चलो जनक शाह जी आप बताओ क्या है केस? सर उसमें ये है 29, आप इसको देखो ऐसे ऐसे, ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये वाली स्क्रीन, ये जहां जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन आ रही है, आप यहीं से पढ़ो, यहीं से पढ़ो और फिर एक्सप्लेन करो। हाँ बताओ जी। उसमें सर सेक्शन है 25, 29A, 30, 31, 33, 60, 61, 62, आप यहाँ से पढ़ लो, इसे 64, छोड़ो, आप यहाँ से पढ़ लो, ब्रीफ फैक्ट्स से पढ़ लो। ब्रीफ फैक्ट्स क्या है? ये ब्रीफ फैक्ट्स लिखे ना, केस रिलेटेड टू ब्रीफ फैक्ट्स, ब्रीफ फैक्ट्स पढ़ो जरा क्या है। resolution professional found both AMPL and Numerical Limited both ineligible as a resolution applicant. One opportunity was given to RA to pay off the NPA of the related corporate debtors. Section 29A introduced after filing of EDI and before filing of expression of interest. हाँ उसमें सर इसमें 29A में क्या है सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। एक मिनट, ये जो AMIPL है ये क्या था? AMIPL था ArcelorMittal इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ ठीक है। हाँ आप बताइए जनक शाह जी बताइए। उसमें 29A में क्या है सर कि जो कौन एलिजिबल है, रीजनल प्लान कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि एप्लीकेंट कौन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें जो है होता है एनपीए अकाउंट, एनपी जो मान लो कि मैं अप्लाई करता हूँ और मेरा अकाउंट खुद का एनपीए है, या मैं जो कंपनी को पेश कर रहा हूँ यानी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की तरह, वो बिल्कुल ठीक है, मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, वो कंपनी भी अप्लाई नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका अकाउंट एनपीए है, और वो एनपीए अकाउंट बिफोर 1 ईयर के पहले होना चाहिए, 1 साल के पुराना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें ना 3 साल की भी कंडीशन है। 3 साल की कंडीशन किस केस में? वो समझ में नहीं आती सर, 1 साल की समझ में आई, 3 साल की नहीं आई समझ में। 3 साल किस पे एप्लीकेबल है? हाँ 3 साल में ऐसा है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर आपका काम ही कंपनियां पुरानी खरीदना बेचना है, अगर आप फाइनेंशियल एंटिटी हो विच इज रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, और आपने ऐसी कोई कंपनी खरीद ली पुरानी, समझ रहे हो भाई, जो क्या होता है आप पुरानी कंपनी खरीदते हो तो उसके एसेट्स भी खरीदते हो, तो उसके एनपीए अकाउंट भी आपके एनपीए हो जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे आपकी शादी हो गई तो पुरानी की शादी थी किसी की,
उसके बच्चे भी आपके पास आ गए, तो वो बच्चे भी तो आपके ही हो गए ना, समझ रहे हो? तो अगर वो आवारा भी हैं तो उनको सुधारने में टाइम लगेगा, वही चीज है। वो कहता है कि इस केस में आप 3 साल का पीरियड लो, 1 साल के बजाय 3 तो साल का पीरियड फाइनेंशियल कब लेना? एंटिटी सर, हाँ, जो फाइनेंस फाइनेंशियल एंटिटी है, जो विच इज रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, अगर वो किसी रेजोल्यूशन प्लान में किसी कंपनी को खरीदती है जिसमें नेट एसेट्स भी आपके पास आ जाते हैं, तो वो उस अकाउंट में उन एनपीए को सुधारने में आपको टाइम तो लगेगा ना। हाँ हाँ, तो वो एनपीए आपको 1 साल के बजाय 3 साल का पीरियड ले लो। बराबर सर। हाँ, ये बात है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो दोनों थे, आर्सलॉन-मित्तल भी और न्यू मेटल भी, दोनों ही इनएलिजिबल थे। क्यों इनएलिजिबल थे? कि जो इनके रिलेटेड कॉर्पोरेट डेटर थे, उनके अकाउंट एनपीए थे, ठीक है। अब इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा है, ये दोनों के दोनों इनएलिजिबल हैं, हम एक चांस और दे देते हैं, तुम पेमेंट कर दो उनकी, अगर तुम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहते हो तो तुम दे दो, ठीक है। और जो 29 है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 29 ए जो है, ए अपने आप में दिखाता है कि ये ओरिजिनल सेक्शन नहीं था, ठीक है ना। 29 बाद में आया था जब इनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू हो चुका था, ठीक है, एंड बिफोर फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, हम दोनों को चांस दे देते हैं, तुम जो है दोनों पेमेंट करके आ जाओ, पेमेंट तो करनी। अब पढ़िए इश्यूज, पढ़िए इसके, जनक शाह जी पढ़िए, पढ़िए बहुत अच्छा, आपने आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब इश्यूज बताओ जी। It's whether any challenge can be made by RA at various stages of CRP. हाँ, तो अब बात ये था, एक मिनट पहले इसका मतलब तो समझ लीजिए ना क्या है इसका, क्या मतलब है, बताइए 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 क्या मतलब है इसका, आप ही बताइए। आरए क्या होता है? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है ना। Whether any challenge can be made by RA at various stages. चैलेंज तो कर सकता है वो, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कर सकता है चैलेंज तो। हाँ हाँ हाँ। अब आप इसका वो भी पढ़ो ना, डिसीजन भी पढ़ो, क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। RA is not vested right and his resolution plan can be considered. RA can challenge at the time plan is rejected by RP. समझ रहे हो? तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, तो बोला उसका कि रिजेक्शन जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है ना, उसका कोई वेस्टेड राइट नहीं है कि भाई मेरा प्लान कंसिडर करो ही करो, समझ रहे हो? ऐसा होता है ना भाई, आरए का काम क्या है? आरए का काम है प्लान देना। अब वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरा प्लान तुम कंसिडर करो ही करो, ठीक है। वो क्या है, अगर उसका प्लान रिजेक्ट हो जाएगा, आरपी से रिजेक्ट हो जाएगा, तो आरए कैन चैलेंज। कि चैलेंज कब करेगा? जब उसका प्लान रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट होने से पहले वो नहीं कह सकता कि मेरा प्लान आप जरूर कंसिडर करो, ये बात, ठीक है। अगला पढ़ो जी। दूसरा है, does RP has the power to decide whether resolution plan does or does not contravene provision of law and place only those resolution which conform to condition of 30 subsection 2. हाँ जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई क्या आरपी डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? कि भाई जो है, ऐसा होता है ना कि भाई आरपी कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है। जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 वाली कंडीशंस है, ये कौन डिसाइड करता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो आरपी के पास ये पावर नहीं होती कि भाई जो रेजोल्यूशन प्लान है वो वेदर इट डज और डज नॉट कंट्रावीन प्रोविजंस ऑफ लॉ, ठीक है, एंड प्लेस ओनली दोज रेजोल्यूशंस व्हिच कंफर्म टू कंडीशंस ऑफ सेक्शन 30 सबसेक्शन 2। तो इस ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ, क्या होता है इनमें ना, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन होता है सुप्रीम कोर्ट में भी, तो हाई कोर्ट में भी होता है। तो ये क्या है, क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन पूछे जाए ना उतने का जवाब देते हैं वो कोर्ट, उससे अलावा नहीं जवाब देते। तो जो भी जजमेंट है हमें उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, दूसरी जजमेंट आपको बिल्कुल उल्टी नजर आती है, तो जो क्वेश्चन पूछा उसी का जवाब उन्होंने दिया। ये क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब ये कहा कि आरपी हैज नो डिसाइडिंग अथॉरिटी, ही विल एग्जामिन एंड प्लेस हिज फाइंडिंग्स बिफोर सीओसी। भाई आरपी का काम क्या है? आरपी का काम तो ये है कि भाई अपना एग्जामिन कर ले जितने भी रेजोल्यूशन प्लान है, और अपनी जो भी फाइंडिंग्स हैं वो सीओसी के सामने प्लेस कर दे। सीओसी के काम है अप्रूव करना, नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि वेदर आरए आर इनएलिजिबल टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 29A। भाई ये 29A बाद में आ गया था, तो 29A आने के बाद में जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, वेदर दे आर इनएलिजिबल टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान, इन्होंने कहा कि यस आरए आर इनएलिजिबल। भाई एलिजिबल तो नहीं है ये,
क्योंकि इनके जो रिलेटेड पार्टी है, जो रिलेटेड कॉर्पोरेट डेटर है, उसका अकाउंट एनपीए है, ठीक है। लेकिन ये है कि हाउएवर अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट अलाउड टाइम टू आरएस टू रीपे द डेट। तो इन्होंने आर्टिकल 142 को अपने पावर्स को यूटिलाइज किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया आरएस को कि भाई आप इसका रीपेमेंट कर दो, ठीक है। अगर आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहते हो तो रीपेमेंट कर दो, ठीक है जी। अगला केस 6 केस है जी, सीओसी ऑफ एसआर स्टील लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता। आप पढ़ो राजेश जी, राजेश जी पढ़ो। हाँ सर मैं उसका रिप्लाई करूं? किसका? ये केस स्टडी में क्या था वो बताओ आपको। कौन सी केस स्टडी? अभी आप जो बता जिक्र करें सीओसी ऑफ एसआर स्टील लिमिटेड वर्सेस, हाँ पढ़ो, बताओ सर, बताओ। उसमें क्या है सर, उसमें वो कोड का जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, कोड उससे ही रिवाइज हुआ है पूरा, यानी कि उसमें इतना इश्यू था तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो हिसाब से कोड को रिवाइज किया हुआ है, यानी कि वो स्पिरिट ऑफ कोड बताते हैं, स्पिरिट ऑफ कोड। हाँ जी राजेश जी आप पढ़ो ये वाला केस पूरा। राजेश जी आप पढ़ो एक बारी, ये वाला केस पूरा पढ़ो, देखो सारा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी पढ़ो सर। सर इसमें जो ब्रीफ फैक्ट से पहले हाँ ब्रीफ फैक्ट से पढ़ो, हाँ जी, है ना। तो इसमें आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्लान फाइल किया एज पर डायरेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंटेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान आर चेंज्ड एंड रिव्यूड। तो इसमें इश्यूज देख लेते हैं। इश्यूज क्या थे? इश्यूज ये थे कि रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन ऑफ पर्सपेक्टिव, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। नहीं पहले रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान पे क्या डिसीजन हुआ इसको अच्छा उसको कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैनेज ऑपरेशन ऑफ सीडी एज गोइंग कंसर्न फ्रॉम स्टेज ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन टिल अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो इसमें मैनेज की बात की कि मैनेज करना ही उसका काम है। और इसमें बात ये थी भाई आरपी का मेन रोल है क्या? आरपी के उन्होंने कहा ये तीन रोल हैं। हाँ जी। उसके बाद कमेटी की मीटिंग को कन्वे करना है टू कलेक्ट, कोलेट एंड एडमिट क्लेम्स। क्लेम्स को कलेक्ट करें, कोलेट करें और उसको एडमिट करें। बस इतना ही काम। रिजेक्शन की पावर नहीं है, रिजेक्शन की पावर भी नहीं है आरपी के पास। बिल्कुल इसमें रोल डिफाइन किया गया कि रोल ये रहेंगे आरपी के। उसके बाद जो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट के, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के जो रोल है वो भी इसमें डिफाइन किए गए। उसमें था कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीडी। तो जो भी इंफॉर्मेशन सीडी से रिलेटेड है वो उसको देनी पड़ेगी। क्या प्लान है, कैसे वो अपना उसको इफेक्टिवली प्लान करेगा। इसके बाद है एक्टिविटीज कैरिड बाय द सीडी एज ए गोइंग कंसर्न बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9, 10 दैट टोल्ड बाय सीडी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एवल्यूएशन मैट्रिक्स। अगला तो इसके बाद है इसमें रेजोल्यूशन प्लान टू कंटेन मेजर नेसेसरी टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ सीडी एज मेंशन्ड इन रेगुलेशन 38। तो इसमें जो वैल्यू कैसे मैक्सिमाइज हो सकती है प्लान के थ्रू, कॉर्पोरेट डेटर की जो एसेट्स है उसके, वो जो रेगुलेशन 38 के हिसाब से वो करना है, इसका काम रहेगा। सर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स तो सीओसी तय करता है ना? हाँ वो तो है नहीं हाँ। लेकिन वो भी जो अपना रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो भी उसके ऊपर अपना कमेंट तो बनाएगा ना जी, हम कैसे इसको गोइंग कंसर्न चलाएगा वो इसको, और कैसे उसमें वो आगे काम करेगा। भाई देखो ऐसा है जनक शाह जी, इसमें क्या होता है, जो अपना सीओसी है ना, सीओसी तो क्राइटेरिया दे देती है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता क्या है? इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में क्राइटेरिया रहता है भाई, कुछ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, कुछ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में भाई आप अपफ्रंट कितना दोगे, आप अपफ्रंट कितना दोगे ये तो आरआई बताएगा ना। वो तो ये पूछ लेते हैं कि भाई आप अपफ्रंट कितने पैसे दोगे, आप परफॉर्मेंस गारंटी दोगे कि नहीं दोगे, आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या है ना, आप जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उनको कितने पैसे दोगे, ठीक है, आप कितना हेयर कट प्रपोज करते हो, ये सारी चीजें हैं। आपके ऊपर कहीं कोई पुराना वो तो नहीं है, किसी कोई पुराना रेजोल्यूशन प्लान फेल तो नहीं हुआ आपका, ये सब चीजें वो बताता है ना। तो वो तो एक क्राइटेरिया फिक्स कर देती है सीओसी। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है बेसिकली क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे वो सारे प्लान्स को इवेल्युएट करते हैं।
लेकिन इंफॉर्मेशन तो आ रही देगा ना अपने से रिलेटेड। हाँ पढ़ो अपना राजा जी दूसरा। इसमें नेक्स्ट है रोल ऑफ सीओसी इन सीआईआरपी। सीओसी का रोल भी इसमें बात हुई, तो इसमें बात हुई कमर्शियल विजडम इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स अंडर रेजोल्यूशन प्लान टू कंसीडर फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये सारे काम सिर्फ सीओसी के अंडर ही होंगे। मॉडिफिकेशन टू रेजोल्यूशन प्लान एंड टू नेगोशिएट पास अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान विद 66% ऑफ वोटिंग COC decision must reflect ensuring that CD is kept as a going concern, maximizing the value of CD's assets, balancing the interest of all stakeholders। तो इसमें ये था कि जो कमर्शियल विजडम जो COC के उसको बायकॉट नहीं कर सकता कोई, वो सुप्रीम है, उसको बाईपास नहीं कर सकते। बिल्कुल हाँ जी। तो उसमें उसको जो अपने COC उसको ये भी देखना है कि उसके एसेट्स की मैक्सिमाइजेशन कैसे होगी और वो कैसे डिसीजन मेकिंग में उसको ध्यान रखेंगे, सभी स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। तो ये COC के रोल पे बात थी। उसके बाद आया जी स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ NCLT और NCLAT। तो NCLT और NCLT के अंदर क्या जुडिशियल पावर है, तो यहाँ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू की एक बात मेरे को याद आ रही है कि हुई थी। तो इसमें यही है, NCLT हैज लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू on business decision of RP to ensure the compliance of section 32 of the code. Payment of CIRP cost, payment to operational compliance of provision of the act। limited judicial review है, जो बिजनेस डिसीजन RP लेगा उसके ऊपर सिर्फ वो जुडिशियल उसको करेगा। पेमेंट ऑफ CIRP कॉस्ट है या ऑपरेशन क्रिएटर का उसमें क्या कंप्लायंस है वो देखना है। NCLT के पास क्या है, NCLT का रिव्यू मस्ट बी विद इन पैरामीटर ऑफ सेक्शन 32 विद सेक्शन 61 ऑफ द कोड। रेजोल्यूशन प्लान इज इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। कोई कंट्रावेंशन तो नहीं किया हुआ। मटेरियल इरेगुलरिटी इन एक्सरसाइजिंग पावर बाय RP ड्यूरिंग CIRP that ought to CD not provided in the resolution plan। CIRP cost not provided in resolution plan does not comply any other criteria by the board। and उसके बाद इसमें आया NCLT and NCLAT cannot transfer the commercial decision of majority to COC, no power to act as court to equality। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ इक्विटी मतलब इन्होंने कहा कि भाई देखो NCLT हो चाहे NCLAT हो, सबके रोल डिफाइंड है। जो COC की बात है वो COC पे छोड़ दो। कमर्शियल विजडम वाले में आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि भाई क्या बेटर है, ठीक है ना। आप कोई कोर्ट ऑफ इक्विटी नहीं हो, ना ही NCLT और ना ही NCLAT कोर्ट ऑफ इक्विटी नहीं है। दे कैन नॉट सब्सटीट्यूट फॉर द कमर्शियल विजडम ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ COC, ठीक है। अब NCLT और NCLAT पे आ जाओ, तो NCLT के पास भी लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ठीक है। On business decisions, RP is to ensure the compliance of section 30 subsection 2 of the code, ठीक है। इन्होंने क्या देखना, इन्होंने ये देखना कि भाई CIRP कॉस्ट की पेमेंट हो गई या नहीं होगी। अगर CIRP कॉस्ट की पेमेंट ही नहीं हुई तो NCLT प्लान रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। और पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। और कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ, कि भाई किसी लॉ को ही कॉन्ट्रावेन करता हो। तो NCLT ने यही 3 पॉइंट देखने हैं, बाकी किसने किसको क्या पेमेंट की क्या नहीं किया, उन्होंने कहा ये सब बातें COC पे छोड़ दो आप। अब बात रही NCLAT, तो NCLAT के पास नेचुरली NCLT से ज्यादा पावर है। तो इन NCLAT की जहां तक बात है, ये कह दी कि भाई इसके पास रिव्यू की पावर है, ठीक है। लेकिन रिव्यू जो है वो होना चाहिए विद इन द पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 32। जैसे वहां पर है सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए, एपीलेट अथॉरिटी के लिए सेक्शन 32 है, और 32 के साथ आप 61(3) पढ़ लो ऑफ द कोड, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको कि जो रेजोल्यूशन प्लान है वेदर इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, अगर कॉन्ट्रावेन करता है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या कोई मटेरियल इरेगुलरिटी करिए, ज्यादा ही गड़बड़ कर दी RP ने ड्यूरिंग CIRP, ठीक है। या जो डेट ओड टू OCs थे वो रेजोल्यूशन प्लान में प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है। या CIRP कॉस्ट नॉट प्रोवाइडेड इन रेजोल्यूशन प्लान, या डज नॉट कंप्लाई विद एनी अदर क्राइटेरिया व्हिच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड, ठीक है। तो ये कहता है भाई इतना ही पावर है NCLAT के पास भी। और दोनों जो NCLT हो चाहे NCLAT हो, दे कैन नॉट रिप्लेस द कमर्शियल विजडम
ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सीओसी। जो उन्होंने डिसीजन ले लिया ठीक ले लिया, यू आर नॉट ए कोर्ट ऑफ इक्विटी, इतनी सी बात थी। आगे चलते हैं, आगे राजेश जी पढ़िए। आगे सर ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात हुई। तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि भी दोनों को बराबर नहीं रख सकते, रिजेक्टिंग द जजमेंट ऑफ एनसीएलटी दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर डजंट deserve the equal treatment, as she held that equal treatment would defeat the very purpose and scheme of code and Article 14 fundamental right to equity. Amended regulation of 38 of CIRP regulation require how interest of all stakeholders has been dealt with. It is permitted to treat different class of creditor differently, equitably and based on reasonable ground. NCLT does not have power to reject the resolution plan on the ground of unfair and unjust of a class of creditor, so long as interest of all creditors is taken care of. तो इसमें यही था कि यदि सबका इंटरेस्ट को जरूर देखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको एक ही तराजू में तोल देंगे। मेन बात ये थी, ये एनसीएलटी की जो जजमेंट थी, एनसीएलटी ने क्या आर्गुमेंट दिया था कि भाई इनको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, आपको इक्वल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो रीजनेबल डिफरेंशिया पर बेस्ड है। फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए ग्राउंड अलग है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए ग्राउंड अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट जो है ना, दोनों को इक्वल ट्रीट कर देंगे, फाइनेंशियल को और ऑपरेशनल को, तो दिस वुड डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ लॉ, स्कीम ऑफ द कोर्ट, और आर्टिकल 14 का भी ये कंट्रावेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्लास ऑफ क्रेडिटर है, तो ट्रीटमेंट भी इनका डिफरेंट ही होगा, ठीक है ना। तो इक्विटेबल होगा, बेस्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स होगा, लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इट इज परमिटेड टू ट्रीट डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स डिफरेंटली, ठीक है। इक्विटेबल होना चाहिए और बेस्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने इसमें अमेंड भी किया रेगुलेशन 38 का ऑफ सीआईआरपी रेगुलेशन। दे रिक्वायर हाउ इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स हैज बीन डेल्ट विद। तो एनसीएलटी डज नॉट हैव पावर टू रिजेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान ऑन द ग्राउंड ऑफ अनफेयर एंड अनजस्ट टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर। उन्होंने कहा कि भाई ओवरऑल इंटरेस्ट आपको देखना है क्रेडिटर्स का, ऐसा नहीं कि भाई इफ इट हैज बीन अनफेयर एंड अनजस्ट टू ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ क्रेडिटर तो आप उस ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। कई बार पता क्या होता है, कई बार ये होता है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को मान लो कुछ भी नहीं मिलता या फाइनेंशियल क्रेडिटर को बहुत कम मिलता है, तो वो अलग अलग फिर अपील फाइल कर देते हैं ऑर्डर्स के केस में कि भाई रेजोल्यूशन प्लान में हमें तो कुछ मिला ही नहीं। वो चीज भाई होता क्या है, मान लो एक लिक्विडेशन वैल्यू भी किसी कंपनी की नहीं लो, जब लिक्विडेशन वैल्यू नहीं लोगी तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगला पढ़िए राजेश जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब कमेटी बाय सीओसी। हाँ जी, Constitution of Subcommittee by COC. Yes, allowed for Ministerial Administration Act, Negotiation Act of Subcommittee should be ratified by the COC. Means कि सभी तो ये पहला जो पॉइंट ये था, पहला पॉइंट ये था कि भाई ऐसा है, सीओसी भी सारे काम अपने आप तो नहीं कर सकती, सीओसी अपने नीचे भी कमेटियां बना सकती है, ठीक है। लेकिन वो कमेटियां किस पर्पस से बना सकती है, कोई मिनिस्ट्रियल काम करना है, कोई क्लरिकल काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, ठीक है, कोई नेगोशिएशन एक्ट का मतलब यहाँ एक्शन है कि नेगोशिएशन से रिलेटेड कोई काम उनको दे दिया कि भाई आप क्लाइंट्स इनके साथ क्रेडिटर के साथ नेगोशिएट कर लो, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कुछ करना है या मिनिस्ट्रियल एक्शन है, उस पर्पज से सीओसी अपनी सब कमेटी बना सकती है। लेकिन जो जितने भी डिसीजन होंगे सब कमेटी के, दे मस्ट बी रेटिफाइड बाय द सीओसी, सीओसी को रेटिफाई करना पड़ेगा। हाँ जी, हाउएवर सब कमेटी कैन नॉट एक्सरसाइज पावर्स अंडर सेक्शन 28। सेक्शन 28 में हमें मालूम है कि कुछ पावर्स दे रखी हैं। सेक्शन 28(1) में क्या दे रखा है, 28 में दे रखा है कि भाई इन एक्शंस को छोड़ के बाकी एक्शंस के लिए आपको इतनी मेजोरिटी चाहिए, 66% चाहिए, ठीक है ना। उसमें मेजर एक्शन दे रखे हैं क्या, जैसे कैपिटल डेट, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करनी है, ठीक है, या रेज करना है फाइनेंस बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स चेंज करने, मतलब जो भी मेजर डिसीजंस करने उसके लिए 28 बात करता है। तो कहता है कि जो वहां पर जो एक्शंस दे रखे हैं 28 में, वो सब कमेटी उन पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकती, ठीक है।
क्रिएटिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर एसेट सब्सिडी, ठीक है ना, उसमें ये भी एक है कि भाई कौन सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है ओवर एसेट सब्सिडी या नहीं, है ना। तो ये सारे एक्शंस हमारे 28 में दे रखे हैं। तो सब कमेटी क्लैरिकल कामों के लिए तो हो सकती है, क्योंकि सीओसी भी जरूरी नहीं कि सारे काम खुद करे, ठीक है ना। लेकिन एक पहली बात तो ये कि सारे डिसीजन उसके रेटिफाई होंगे सीओसी से, और जो 28 में है वो तो सब कमेटी कर ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे रेजिंग इंटरिम फाइनेंस इन एक्सेस ऑफ अमाउंट अप्रूव्ड बाय सीओसी, चेंजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, पावर टू अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान, ये सारी चीजें ये आप सब कमेटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। हाँ जी, पढ़ो सर आगे। लायबिलिटी पढ़ो राजेश जी। लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ पर्सनल गारंटर आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्लान, इवन वेयर debt of CD is satisfied pursuant to resolution plan, the lender have ability to pursue the guarantor for recovery of remaining claim from guarantor। तो जो पर्सनल गारंटर है उससे भी हम क्लेम कर सकते हैं, यदि हमारा पूरा डेट कवर नहीं होता सीडी से तो वहां भी वो क्लेम कर सकते हैं। ये बात की है। मतलब ये है, इन्होंने इसमें ये कहा कि भाई देखो ऐसे यार तुम्हारा रेजोल्यूशन प्लान पास होगा, अब तो गारंटर को छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, गारंटर अब भी नहीं छूटेगा, क्योंकि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो अपना फॉर्म भरता है ना, उसमें भी गारंटर के पर्टिकुलर्स भी आते हैं। इसका मतलब क्या है, जब वो गारंटर के पर्टिकुलर लिखता है, इसका मतलब वो उस चीज को भी कंसिडर कर रहा है कि मैं इससे ले लूंगा पैसे, भाई इसको तो मैंने कब्जे में रख रखा है, समझ रखे हो, ये बात है। तो उन्होंने कहा गारंटर फिर भी नहीं छूटेगा, और गारंटर के अगेंस्ट में फिर भी हम रिकवरी कर सकते हैं फॉर द रिमेनिंग क्लेम। मतलब ये कि रेजोल्यूशन प्लान पास भी हो जाए, उसके बाद भी गारंटर इज नॉट एब्सॉल्व्ड फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गारंटी, ये बात है। उसका रीजनिंग भी दिया गया, रीजनिंग कहा गया कि भाई जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अपना फॉर्म भेजता है, जो भरता है, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है गारंटर से रिलेटेड पर्टिकुलर भी है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि उसने उन एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर कर लिया है अपना प्लान देते टाइम, कि भाई मेरे को कमी पड़ेगी मैं इससे ले लूंगा। चलो सर आगे। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ सीडी ड्यूरिंग सीआईआरपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ड्यूरिंग सीआईआरपी कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ एनी कैरेक्टर। तो इसमें ये था कि जो ड्यूरिंग द सीआईआर पीरियड जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, तो उसका भी यूटिलाइजेशन की पावर सीओसी के पास है, तो उसको किसी क्रेडिटर के पेमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। हाँ, क्या होता है कि जैसे गोइंग कंसर्न चल रही होती है, भाई कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न चल रही है, अब उसमें सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है ना। मान लो साल 2 साल भी चल गई, मान लो साल भर चल गई, उसमें प्रॉफिट आ गया, तो ये नहीं कि उससे पेमेंट करना शुरू कर दो, पेमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं होगा वो, ठीक है। ये अगला जी, Constitutional validity of Amendment Act 2019, 30 days mandatorily. Time taken in legal proceedings should not harm litigation where litigant is not responsible for delay. Mandatorily to be read as ordinarily. तो ये वर्ड हाँ, तो इसमें ये हमने कल भी पढ़ा था। कल भी हमने क्या डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया था अभी भी टाइमलाइन 180 डेज के हिसाब से ही चलती है। 180 के बाद आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, और जो 330 है एक्ट में लिखा है कि मैंडेटरीली, कोड में मैंडेटरीली लिखा है, लेकिन मैंडेटरीली को भी आप ऑर्डिनरीली पढ़ो, ठीक है। अगर मान लो किसी के केस में किसी ने कोई केस फाइल कर दिया, तो उसका जो लिटिगेंट है उसके तो राइट्स को हार्म नहीं होना चाहिए ना, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिले के लिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कोड में चाहे मैंडेटरीली लिखा है, इसको आप ऑर्डिनरीली पढ़ो। हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनरी पढ़ने का मतलब? ऑर्डिनरी पढ़ने का मतलब ये है कि अगर कोई जस्टिफिकेशन दे सकता है प्रॉपर, तो 330 डेज के बियॉन्ड भी एक्सटेंशन हो सकती है। मैंडेटरीली का मतलब तो हो ही नहीं सकती ना, अगर वर्ड मैंडेटरीली लिख दे तो हो ही नहीं सकती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उसके बियॉन्ड भी हो सकती है। हाँ जी, प्रिंस सोनी जी आप पढ़ो अगला केस 7 वाला। सर उससे पहले इस वाले में मैं सर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर ओसी और एफसी के लिए दोनों के फंड्स के यूटिलाइजेशन के ऊपर भी एक बात बताई थी आपने कि जो एफसी है वो जब फंड्स देता है बिजनेस में, तो वो एक लॉन्ग टर्म से एसोसिएटेड होता है, ही कैरीज अ मोर रिस्क, सो दैट इज व्हाई एफसी इज हैविंग अ मोर वेटेज। एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए आता है, एक ट्रांजैक्शन करता है और अपना पैसा लेके चला जाता है। तो मतलब ये थोड़ा सा मेरे को लगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप अगला केस पढ़िए सेक्शन से। सर एक मिनट, एक चीज और थी इसमें। हाँ
इसमें एक वर्ड यूज हुआ था डी फैक्टो एज अपोज टू डी जूरे। तो ये एक मतलब वर्ड है जो शायद एग्जाम में आ सकता है। इस टाइप का वर्ड इसमें एक केस में दिया हुआ है, जिसका मीनिंग है स्टेट ऑफ अफेयर दैट ट्रू इन फैक्ट बट दैट इज नॉट ऑफिशियली सैंक्शनड। तो ये मैंने नोट किया था इस केस में। तो ये हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अगला प्रिंस होनी जी, अगला केस पढ़िए 7th। सर नेक्स्ट केस है, हाँ जी, नेक्स्ट केस है शिवम वाटर ट्रीटमेंट प्राइवेट लिमिटेड। सर बेसिकली इस केस, सर गुप्ता सर। हाँ जी, हाँ जी, अंजन शाह जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मान लो कि मैं रीजनल एप्लीकेंट हूँ, मैंने मेरा प्लान दिया और मेरा प्लान अप्रूव हो गया, ठीक है, और मैंने क्रेडिटर्स को सभी को पैसा दे दिया इस पर प्लान, तो फिर गारंटर का तो रोल कुछ नहीं रहेगा ना? गारंटर से मैं कुछ ले नहीं सकता ना? मैं सब रेगुलेशन तो नहीं होगा ना गारंटर से? नहीं देखो ऐसे है भाई, क्लेम तो ऐसा है जहां तक, चलो गारंटर वाला मैं पॉइंट अलग से बता देता हूँ। गारंटर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो हमारे सिलेबस में भी है, कि लायबिलिटी ऑफ द गारंटर इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द बोरोवर। ठीक है, जो बोरोवर की लायबिलिटी है वही गारंटर की लायबिलिटी है। अब मान लो एक आदमी ने हमसे लोन ले रखा, ठीक है, हमें पता ये तो कंगला है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, ठीक है, और एक उसका गारंटर है, गारंटर मोटी पार्टी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम गारंटर के अगेंस्ट में एक्शन लेंगे पहले, हमें पता है इसके तो कुछ मिलना ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए को एक्सटेंसिव की कॉन्सेप्ट आती है कि भाई कोई आपकी चॉइस है, आप बोरोवर के अगेंस्ट में प्रोसीड करो, गारंटर के अगेंस्ट में प्रोसीड करो, दोनों के अगेंस्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। अगर दोनों के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगा दोगे, एक एप्लीकेशन एडमिट हो जाए, क्योंकि आपको पैसे तो एक ही लेने हैं ना। मान लो आपने 100 रुपए दे रखे हैं किसी को, ठीक है, आपने लेने तो 100 ही है, ठीक है ना, आपको बोरोवर से मिल जाए चाहे गारंटर से मिल जाए, अगर आपकी बोरोवर वाली एप्लीकेशन एडमिट हो गई तो गारंटर वाली छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, ये है। और अगर उससे नहीं मिले तो बाद में उसके अगेंस्ट भी लगा सकते हो, ये भी है, वो फिर भी छूटेगा नहीं। सर मेरा पूछना ये, 100 रुपया मेरे को लेना है, मैंने सीआरपी चालू किया कंपनी के सामने, लेकिन मेरे को पैसा नहीं था, तो मेरे को सीआरपी वापस गारंटर के सामने करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, उसको बैंकरप्ट करा देंगे अगर वो इंडिविजुअल है तो। अगर भाई दो चीजें हो सकती है, गारंटर इंडिविजुअल हो सकता है या कंपनी हो सकती है। अगर गारंटर कंपनी है तो उसकी सीआईआरपी चालू करवाऊंगा मैं, अगर गारंटर इंडिविजुअल है तो उसको बैंकरप्ट कराऊंगा। बराबर। तो मान लो कि वो इंडिविजुअल है सर, तो उसको पार्ट 3 लगेगा? पार्ट 3 ऐसा है, इंडिविजुअल में ऐसा होता है, इंडिविजुअल में दो बातें होती हैं। इंडिविजुअल गारंटर है तो उसने गारंटी किसको दे रखी है, कंपनी को दे रखी है या इंडिविजुअल को दे रखी है? अगर उसने गारंटी भी इंडिविजुअल को दे रखी है तो डीआरटी में लगेगी। अगर गारंटी किसी कंपनी को दे रखी है जिसकी सीआईआरपी पहले चल रही है तो उसकी प्रोसीडिंग भी फिर एनसीएलटी में चलेगी, सेक्शन 60 की बात करता है। तो सर मैं इतना मेरे को सामने अभी समझ में आया कि मान लो इंडिविजुअल गारंटर है, लेकिन उसने कॉर्पोरेट डेटर के फेवर में दिया है गारंटी, और कॉर्पोरेट डेटर मान लो तो वायबल नहीं हुआ और उसके सामने सीआरपी चलती है जो इंडिविजुअल गारंटर है, तो फिर उसको सीआरपी का सेक्शन 60 लगेगा? हाँ, मतलब ऐसा है, वो होगा तो वो इंसॉल्वेंट और बैंकरप्टी प्रोसीडिंग तो उसकी पार्ट 3 वाली चलेगी, लेकिन एनसीएलटी में चलेगी, ये है। यानी कि प्रोसेस तो बे में सेम ही रहेगा? हाँ, प्रोसेस तो वही रहेगा, प्रोसेस तो जो इंडिविजुअल वाला प्रोसेस है वो तो इंडिविजुअल का ही रहेगा, नेचुरल। हाँ, लेकिन उसने किसको गारंटी दिया वो इम्पोर्टेंट है, कंपनी को दिया है तो कंपनी के केस में दिया तो एनसीएलटी में चलेगी, इंडिविजुअल को दिया तो डीआरटी में चलेगी, यही बात। और एक बात और भी हो सकती है कि कंपनी की सीआईआरपी चल ही ना रही हो, सीधा इंडिविजुअल को ही अप्रोच कर लिया, हमने सोच लिया कंपनी में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, अगर इंडिविजुअल को ही कर लिया तो डीआरटी में चलेगी, ये भी बात है। लेकिन अगर बाद में भी कंपनी की सीआईआरपी चालू हो गई तो फिर दोबारा एनसीएलटी में ट्रांसफर हो जाएगी। ये सब बातें सेक्शन 60 में लिखी है। बराबर सर। हाँ, ये सब हमने जब सेक्शन 60 डिस्कस किया था ना, उसकी आप वो देखना रिकॉर्डिंग, उसमें सब बातें हैं, ये सब चीजें डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। अगला केस पढ़िए सोनी जी, पढ़िए। हाँ जी सर। सो शिवम वाटर ट्रीटमेंट सर, इस केस के अंदर सीडी ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर चैलेंज करा आईबीसी के ऊपर, एंड सर इसमें हम देखेंगे जो सेक्शन लिखे हुए हैं वो आर्टिकल 12, आर्टिकल 32 और 226, तो जिसके अंदर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई हाई कोर्ट में अबाउट आस्किंग दी लीगैलिटी एंड दी वैलिडिटी ऑफ दिस आईबीसी। सो उसके जजमेंट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा
very limited role to play in the interference with IBC. High Court can only oversee that the benefits which has been granted under this law has been fully given or not. They cannot interfere, or they should refrain themselves from entertaining or any legal validity on the IBC code. बिल्कुल ठीक। So जी सर। अगला केस गुलाटी मैडम आप पढ़ लो, आप नजर आ रहा है आपको? बीके एजुकेशनल सर्विसेज, सिंपल केस है। संगीता गुलाटी मैडम है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप पढ़िए मैडम, 8th केस पढ़िए। क्या बीके एजुकेशनल सर्विसेज? बीके एजुकेशनल सर्विसेज वर्सेस पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स। अब द ब्रीफ फैक्ट्स है कि एनसीएलटी ऑफ द दिल्ली इट हेल्ड दैट लिमिटेशन एक्ट 1963 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। जो लिमिटेशन एक्ट आया था, ये आया था 6 जून 2018 के अंदर। मतलब जो सीआईआरपी हमारी 1 अप्रैल 2016 की, उसके बाद आया था। तब उसमें है कि एनसीएलटी ने ये हेल्ड किया कि लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो इस केस के अंदर ये था कि जब एप्लीकेशन डाली हुई थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पहले, क्या उसमें हम लोग ये बाद में आया और केस अगर पहले का एप्लीकेशन पहले की है तो क्या इसके अंदर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ये मेन क्रक्स था इस केस का। अब मैं इशू वैसे पढ़ देती हूँ, यहाँ पे जो लिखा है, whether an application under section 7 of the code can be filed before AA in respect of a time bar dead by limitation act। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में जो पीरियड है वो 3 साल का होता है। मतलब इसका मतलब है कि अगर कोई भी केस 3 साल से पहले का है, टाइम बार्ड है, क्या वो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो है बाद में आया है इंसॉल्वेंसी एक्ट के बाद। तो इसमें ये हेल्ड किया गया। नहीं मैडम, ऐसा है, एक मैं थोड़ा सा इसमें कर दूं। लिमिटेशन एक्ट तो पुराना है, लेकिन यहाँ पर जो 238A आया था, हाँ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट टू आईबीसी, ये वाला प्रोविजन जो 238A में कंटेन आया था, हाँ, बाद में आया। हाँ, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिव है कि नहीं है? तो उन्होंने ये बोला यस एप्लीकेबिलिटी है, ये सिर्फ उसमें होगा, इंसेप्शन ऑफ द कोर्ट से ही एप्लीकेबल होगा। इसमें एक ही कंडीशन देखनी है कि टाइम बार्ड नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि जो केस 3 साल से परे हो, टाइम बार्ड हो और उसको भी इसमें एप्लीकेबल हो, वो नहीं होगा। बट यस 2016 से लेके 18 के बीच में कोई भी है जो टाइम बार्ड नहीं है, उसमें एप्लीकेबल होगा विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये डिसीजन हुआ। और उसमें ये भी हुआ कि जो सेक्शन 433 का है वो भी अप्लाई करता है कंपनीज एक्ट में, क्योंकि पहले जो थी जितनी भी बाइंडिंग ऑफ पिटीशन वगैरह होती थी वो 433 में होती थी। तो उसमें भी लिमिटेशन एक्ट जो है वो भी अप्लाई करता है, जिसके अंदर एनसीएलटी भी है और जो है मतलब पूरा एपीलेट ट्रिब्यूनल है इंक्लूडिंग दी एनसीएलटी। इन सब पर भी एनसीएलटी पे भी करता है, एनसीएलटी पे भी करता है। ये अदर प्रिंसिपल्स हैं। लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है, मतलब मेन ये है विद रेट्रोस्पेक्टिव। ये केस काफी इंटरेस्टिंग है इस वजह से क्योंकि ये केस पहला प्रेसिडेंट है जिसमें लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिवली बताई गई है। शाह जी, कुछ समझ आया क्या बोला मैडम ने? लेकिन सर समझ में इतना आया कि वो तो लिमिटेशन एक्ट तो 1963 से एप्लीकेबल है, मान लो के। हाँ, लेकिन सर वो उसमें जो डेट ऑफ डिफॉल्ट इम्पोर्टेंट है, रादर देन कब आईबीसी कोड 2016 में आया, लेकिन मान लो डिफॉल्ट कौन से डेट से होता है उससे 3 साल गिनता है। ऐसा समझ में आया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मान लो कि 2011 का है, मान लो कि 2011 का डिफॉल्ट हुआ, बिल्कुल सही पहुंच गए आप, सही पहुंच गए। हाँ, और 2016 में आप आईबीसी कोड में नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल। और इसमें ये भी बात करता है कि डिफॉल्ट जो है वो वन टाइम फिनोमिना, वन टाइम अकरेंस है। डिफॉल्ट तो जब हो गया सो हो गया। मान लो 11 में हो गया तो ये थोड़ी कि 16 में आईबीसी आया तो 16 आईबीसी में दोबारा हो गया। 16 में वो डिफॉल्ट दोबारा नहीं हुआ, वो तो 11 का से चला आ रहा है, तो 11 से ही आपको 3 साल गिनने। बराबर सर। आईबीसी आने के बाद हम किसी डिफॉल्ट को फ्रेश लाइफ नहीं देंगे। यस 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 यस। हाँ, ये नहीं कि पुराने मरे मुर्दे भी यहीं पर ले आओ। 1950 का कोई भाई आप 11 वाला ले आओगे तो क्या दोगे, 1950 वाला भी ले आओ फिर तो वो चीज। यानी कि डेट ऑफ डिफॉल्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी तारीख को वही ओरिजिनल रहेगी। हाँ, और एक्चुअली होता क्या है भाई, जब ये नई अमेंडमेंट आती है एक्चुअली क्या हुआ भाई, आईबीसी में शुरू में कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ इसमें कि पहले कुछ लिखा हुआ नहीं था। जब आईबीसी कोड आया तो 238A तो था नहीं, 238A आया बाद में। जब ये क्या होता है, केस फाइल होने लग जाते हैं कि भाई वो पुराने भी ले आते हैं केसेस। तो अब इन्होंने ये कहा 238A आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी डेट के बाद से ही लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। लिमिटेशन एक्ट 1 दिसंबर से ही अप्लाई मान लिया जाएगा,
लेकिन 1 दिसंबर से का मतलब ये नहीं है कि कोई पुराना डिफॉल्ट, तो 1 दिसंबर से आप 3 साल गिनोगे, 3 साल आपने डिफॉल्ट से गिनने हैं। 3 साल जो है वो गिनने कब से हैं, वो तो तभी से गिनने हैं। सेक्शन 5 नेचुरली है ही। सेक्शन 5 अगर आप कोई कंडोनेशन ऑफ डेली ले आते हो वो तो अलग बात है, लिमिटेशन एक्ट में है ना सेक्शन 5 कि भाई अगर आप कोई कंडोनेशन ऑफ डेली ले आते हो तो वो तो बाद में भी आप 3 साल बाद भी कर सकते हो। लेकिन जब आईबीसी कोड आया ना, शुरू शुरू में ये भी कई लोगों को अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई आपको 3 साल 1 दिसंबर से गिनने हैं। 1 दिसंबर से गिनने ऐसा भी नहीं है सर। 238 ए क्या बोलता है सर, इतना जरा समझाओ और ज्यादा से। 238 ए सेक्शन। 1 मिनट रुको आप, 1 मिनट रुको, अभी बताते हैं। ये मैं ना वो केस लॉ ही निकाल रहा हूँ वहां से, जो मैंने केस लॉ आपको ग्रुप में शेयर किया ना, तो मैं बेरक से निकाल रहा हूँ। हाँ, इसको आप अब आप इसको वहां से भी आप देख सकते हो। जमी आओ तो ये जो है ये शेयर स्क्रीन कर देता हूँ मैं आपको। ये अब आप ये देखो, ये अब आपको ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरे हिसाब से। सर इसमें एक और पॉइंट रह गया था। ये सर जो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आपकी जो सेक्शन 5 की जो लिमिटेशन एक्ट है वो आप फॉर इट कैन बी अप्लाइड टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग द एप्लीकेशन। मतलब जैसे हमने बोला कि 3 साल तक का है, बट सेक्शन 5 में कंडोनेशन कर सकते हैं डिले इन फाइलिंग द एप्लीकेशन। ये राइट है अभी बीके एजुकेशन के हिसाब से? हाँ बिल्कुल है, वो तो है, वो तो मैं अभी बात कर ही रहा था। हाँ जी ठीक है। अब ये केस ये नजर आ रहा है जी आपको, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नजर आ रही होगी मेरे हिसाब से। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ऐसा ना, अब इसके इसको यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। ये 58 पेज की जजमेंट है। अब क्या बात करता है ये, जस्टिस नरीमन की जजमेंट है। ये प्रेजेंट अपील्स आर कंसर्न्ड विद सेक्शन 238A। ये कहता है भाई 238A से इसका मतलब है कि 238A में क्या लिखा है उसी से रिलेटेड है ये जो अपील्स है। ये पहले सबसे पहले इसने बताया कि 238A है क्या। 238A में ये लिखा है कोड में, द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 shall as far as may be apply to the proceedings or appeals before the adjudicating authority, the NCLAT, DRT और DRAT। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो एपेलेंट ने रेज किया अपील में, वो क्या पूछ रहे हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट है, क्या ये लिमिटेशन एक्ट इट विल अप्लाई टू एप्लीकेशंस दैट आर मेड अंडर सेक्शन 7 या 9। ठीक है। और जो अब ये अपना आईबीसी कोड तो इफेक्टिव हुआ था 1 दिसंबर से, ठीक है, और ये 6/6 को ये अमेंडमेंट आया, तो उस पीरियड के बीच में वाले जजमेंट है उनका क्या होगा। इन ऑल दिस केसेस जो एपिलेट अथॉरिटी कौन है, एनसीएलटी। अब ये हम किसका केस पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का। तो एपिलेट अथॉरिटी ने कहा है कि यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इस पीरियड से 1 दिसंबर से 6/6/18 तक एनसीएलटी में। अब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। 1 दिसंबर 16 ना, 1 दिसंबर 16 ना। हाँ हेलो, तो ये नजर आ रहा है ना आपको, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। अरे ये तो बस यही पढ़ो, 1 दिसंबर ही तो लिखा है, क्या लिखा। 1 मिनट सर। देखो भाई कोशिश करा करो, लैपटॉप पे देखा करो, लैपटॉप पे क्या होता है बड़ा भी नजर आता है, मोबाइल पे तो मेरे ख्याल वैसे ही पूरा पढ़ा ही ना जाता होगा। नीलू
हाँ जी, तो अब बात ये है, ये कहता है कि एपेलेट अथॉरिटी ने ये कहा है कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट देख रहा है भाई सेक्शन 7 या 9 की एप्लीकेशन में 1 दिसंबर 2016 से 6/6/2018 के पीरियड का क्या होगा। ठीक है, ये कहता है जी एनसीएलटी तो कहता है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 238 बोलता है कि ये सारी प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा। अमेंडमेंट आई है 6/6/2018 से। ठीक है, अब 6/6/2018 से अमेंडमेंट आई तो क्वेश्चन ये उठा, आईबीसी कोड लग गया 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर से 6/6/18 का क्या होगा? एनसीएलटी कहता है अप्लाई नहीं होगा। अब हम डिसाइड करते हैं होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इवन ऑन द अजम्पशन, अब वो ये कहते हैं कि हम 137 भी मान लेते हैं। 137 एक आर्टिकल है इसमें लिमिटेशन एक्ट में। अगर वो कहते हैं भाई 138 137 भी हम मान लें कि अट्रैक्ट होता है, तो सच एप्लीकेशंस बीइंग फाइल्ड ओनली ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कोड। ठीक है, अब वो ये कहता है कि अगर हम 137 को भी मान लेते हैं तो भी ये जो है भाई 3 साल तो हुए नहीं अभी, 1 दिसंबर से 6/18 तक 3 साल तो नहीं हुए ना। 3 years have not elapsed since this date। ठीक है, all these applications in any event could be said to be within time, तो भी ये within time है। ठीक है, having held this, the impugned order by the impugned order the appellate tribunal went on to hold। अब ये appellate tribunal ने क्या कहा? appellate tribunal ने ये कहा, क्या कहा? in view of the settled principle while we hold that the limitation act is not applicable for initiation of CIRP। भाई देखो, पहली बात तो ये है कि क्या इनिशिएट करने के लिए ये लिमिटेशन एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। इन्होंने कहा कि इनिशिएट करने के लिए नहीं लगेगा। इनिशिएट करने का मतलब क्या है? 1 दिसंबर आ गया तो 1 दिसंबर से 3 साल नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है। भाई म्यूट कर लो अपने को यार, बीच बीच में बात करते रहो, कैसे समझ में आएगा, बट दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो मैं म्यूट करूंगा फिर। इन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, लिमिटेशन। हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है, 1/12/16 से आईबीसी कोड आया, तो हाँ। आईबीसी कोड आया, सब सीआरपी लगी, मतलब सेक्शन 7 में लगी या 9 में लगी या 10 में लगी, तो वो टाइम में लिमिटेशन एक्ट तो था ही, तो फिर ये क्वेश्चन कहाँ पे आया कि भाई ये बीच का पोर्शन में क्या होगा? मान लो कि अरे बात ये है ना, देखो आईबीसी ये क्वेश्चन इसलिए आया कि 238 बाद में आया। 238 आया 6 जून 2018 को। जब 6 जून 2018 को आया तो उन्होंने कहा ये आईबीसी, जब पहले तो लिमिटेशन की बात ही नहीं कर रहा था। ये कहानी है। वो कई बार कंफ्यूजन होता है भाई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी होता है, एडवोकेट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं केस को। बात ये है ना, तो जब ओरिजिनली बात ये इसलिए उठी कि आईबीसी जब ओरिजिनल था तो उसमें लिमिटेशन एक्ट की कोई बात नहीं की गई थी। वो बात इसीलिए नहीं की गई, लोगों ने समझा ये अंडरस्टूड है यार, ये तो इसकी क्या बात करनी, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन कर दिया। जब क्वेश्चन कर दिया तो इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। बात ये है, इन्होंने ये कहा कि भाई लिमिटेशन एक्ट जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। इन्होंने कहा भाई इनिशिएट करने के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। वी फर्दर होल्ड दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेशन एंड प्रेस्क्रिप्शन इज नेसेसरी टू बी लुक्ड इनटू फॉर डिटरमिनिंग द क्वेश्चन वेदर द एप्लीकेशन कैन बी एंटरटेन्ड आफ्टर लॉन्ग डिले अमाउंटिंग टू लैचेस एंड देयरबाय द पर्सन फॉरफिटेड हिज क्लेम। मान लो कि कोई पुराना क्लेम उठा करके ले आए, ठीक है ना, तो उसमें भी तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी ना। If there is a delay of more than 3 years from the date of cause of action, ठीक है, आपका जो है 3 साल से ज्यादा डिले है, and there are no latches on the part of the applicant can explain the delay। भाई सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 ये कहता है ना कि हो गया भाई, ये लिमिटेशन एक्ट कहता क्या है? लिमिटेशन एक्ट कहता है जब भी कॉज ऑफ एक्शन अरोज हो उसके 3 साल में आपने एक्शन लेना है, यही कहता है लिमिटेशन एक्ट। लेकिन मान लो आपकी तरफ से कोई डिले नहीं हुआ, लिमिटेशन एक्ट ये भी बात करता है कि भाई हम जो है किसी भी सुस्त आदमी को एनकरेज नहीं करेंगे। लिमिटेशन ये बोलता ना, अगर लैचेस नहीं होना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट। लेकिन अगर वो प्रूव कर दे भाई मेरी तरफ से कोई डिले नहीं था, मैं बीमार था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं पागल हो गया, मैं जेल में था, कुछ भी, समझ रहे हो, तो एप्लीकेंट कैन एक्सप्लेन द डिले। वो सेक्शन 5 में जा सकता है, कंडोनेशन ऑफ डिले ले सकता है। सेक्शन 5 में हम क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं ना भाई मैं बीमार हो गया था, मेरा ये हो गया था, वो हो गया था, तो कंडोन कर देते हैं। वेयर देयर इज ए कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन
the question of rejecting any application on the ground of delay does not arise. अब बात ये आती है, therefore if it comes to the notice of the adjudicating authority that the application for initiation has been filed after long delay, ठीक है, तो उनको ये है कि they have to explain the delay within a reasonable period to find out where, वो देखना चाहते हैं कि भाई उसकी तरफ से तो कोई डिले नहीं था, ठीक है. The stale claim of dues without explaining delay normally should not be entertained for triggering CIRP, ठीक है. ये लिमिटेशन एक्ट भी ऐसा ही बोलता है. जनक शाह जी 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको. आपने पहले पढ़ा नहीं केस ना, ये नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़ा सर. फिर 5 मिनट रुको, ठीक है. However, the aforesaid principle for triggering an application under section 10 cannot be made applicable as the corporate applicant does not claim money, ठीक है, क्योंकि वो कहता है सेक्शन 10 में तो लगेगा ही नहीं है. सेक्शन 10 में इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है उसने पैसे थोड़ी लेने हैं किसी से. वो तो ही प्रेज फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP अगेंस्ट इटसेल्फ, वो तो अपने अगेंस्ट में खुद ही जो है एप्लीकेशन लगा रहा है, भाई मेरे को जो है वो CIRP में ले आओ सेक्शन 10 में, ठीक है. Having defaulted to pay the dues of the creditor, insofar it relates to filing of claim before the IRP. In case of stale claim, long delay in absence of any continuous cause of action, it is open to the resolution applicant to decide whether such claim is to be accepted or not, and on submission of resolution plan the committee of creditors may decide such questions. तो मान लो कोई resolution applicant है, उसका claim late आया, ठीक है, तो COC decide करेगी इस question को. If any adverse decision is taken regard to any creditor disputing the claim on the ground of delay and laches, it will be open to the aggrieved creditor to file objection before the adjudicating authority. भाई अगर किसी का claim मान लो एक्सेप्ट नहीं हुआ, भाई ऐसा होता है ना, क्लेम के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट होती है. पब्लिक अनाउंसमेंट मान लो कोई क्लेम देना अपना भूल गया, ठीक है, अब उसका क्लेम बाद में एंटरटेन नहीं हुआ, तो ठीक है वो अपील फाइल कर सकता है. भाई ये जो रेजोल्यूशन प्लान है उसके केस में अपील फाइल कर सकता है, ठीक है. तो बाय रीजन ऑफ दिस फाइंडिंग the order of the tribunal was set aside and the matter was remanded for a hearing on all points other than the point of limitation. तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है हम इसको डिटेल में सुनते हैं, अब देखते हैं लास्ट में क्या. अब ये पूरी कहानी इन्होंने की, लास्ट में पढ़ लेते हैं जजमेंट पार्ट क्या है इसका. बाद में समय बाद रखूंगा मेरी, क्योंकि 58 पेजेस का है ये, तो 58 पेजेस तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है. लेकिन आप कम से कम अगर आप 54-55 से भी शुरू करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है. ये बहुत सारी जजमेंट्स का रेफरेंस देगा, कई चीजें कहेगा, फिर लास्ट में क्या कहेगा. ये लास्ट में क्या कहा, इसमें ये कहा कि लास्ट में फाइंडिंग क्या है कि लिमिटेशन एक्ट हैज इन फैक्ट बीन अप्लाइड फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द कोड. It is unnecessary for us to go into the arguments based on the doctrine of laches. The appeals are therefore remanded to the NCLAT to decide the appeals afresh in the light of the judgment. तो यहाँ पर जो है ये अप्लाई हुआ है since the inception of the code. ठीक है, इससे पहले वाला आप पढ़ो. एक मिनट सर. अरे जनक शाह जी 2 मिनट रुको. सही. It is thus clear that since the limitation act is applicable to application, जो इसने ये कहा कि भाई 10 पे तो लगेगा नहीं, ठीक है, 7 और 9 वाली एप्लीकेशन पे लगेगा. तो जो आर्टिकल 137 है लिमिटेशन एक्ट का, इट गेट्स अट्रैक्टेड. द राइट टू सू देयरफॉर एक्रूज व्हेन ए डिफॉल्ट अकर. तो इन्होंने कहा कि भाई जब डिफॉल्ट होगा तो राइट टू सू तो तभी है, ठीक है. अगर 3 साल पहले से ही डिफॉल्ट हो चुका है, द एप्लीकेशन वुड बी बार्ड अंडर आर्टिकल 137 एक्सेप्ट इन दोज केसेस वेयर इन द फैक्ट्स ऑफ द केस सेक्शन 5 में भी अप्लाइड. तो अगर सेक्शन 5 अप्लाई होता है, मतलब कंडोनेशन ऑफ डिले की बात करता है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का, तो अगर कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं है और डिफॉल्ट 3 साल से पहले है तो फिर उस केस में राइट टू सू नहीं एक्रू होगा. ठीक है, इतनी सी बात है, यही है और कुछ नहीं. हाँ क्या कह रहे थे आप, अब बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 1/12/16 से कोड आया और 6/6/2018 में 238A आया सेक्शन. हाँ. अभी मान लो कि 2011 की मैटर है, उसने CRP में इन्वॉल्व कर दिया, सेक्शन 7 में चला दिया 2017 में, और मान लो कि उसका अभी नतीजा नहीं आया और ये नया सेक्शन आ गया, तो सर फिर वो क्या होगा उसका, मेरे को समझ में वो नहीं आया कि भाई जो 1/12/16 से और 6/6/18 तक में जो CRP चल रही है,
और वो उसका टाइम लिमिट तो 3 साल पहले का है, लेकिन वो टाइम वो क्या लिमिटेशन एक्ट नहीं था, वो कंसेप्ट नहीं था वो टाइम पे, तो उसने तो एप्लीकेशन ले लिया एनसीएलटी ने। बाद में आया कि भाई लिमिटेशन एक्ट लगेगा, तो फिर वो एप्लीकेशन जो पेंडिंग है वो टाइम की मान लो के, तो उसमें क्या होगा, वो क्या नलीफाई हो जाएगी फिर? नहीं, देखो ऐसे लिमिटेशन एक्ट तो शुरू से ही था, कंफ्यूजन होता है कई बार ना। देखो लिमिटेशन एक्ट तो पुराना एक्ट है, कोई लिमिटेशन एक्ट नया तो है नहीं। और लिमिटेशन एक्ट ये क्या बोलता है, देखो कंफ्यूजन होता है एनसीएलटी में, तभी तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस आते हैं ना। एनसीएलटी की जजमेंट को इसमें रिवर्स किया गया है, ठीक है भाई। एनसीएलटी क्या बोल रहा था कि 1 दिसंबर 2016 से 3 साल गिनो, ऐसा नहीं है, 3 साल यहाँ से नहीं गिनने आपको, आपको वो तो डिफॉल्ट से गिनने हैं, इतनी सी बात है बस। एक बार 16 से नहीं गिनने का है, डेट ऑफ डिफॉल्ट से गिनना है 3 साल। शाह साहब आप इसको ऐसे देखिए कि जो जून 2018 में क्लैरिफिकेशन आई, ठीक है जी, उससे पहले जैसा अभी सर ने बताया कि लॉ मेकर्स की इंटेंशन ये थी कि सब इस चीज को अंडरस्टूड करके चल रहे कि लिमिटेशन लॉ लगेगा, लेकिन हमारे जो विद्वान लोग थे उन्होंने उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके बेनिफिट लेने के लिए 1 दिसंबर से 3 साल गिनने शुरू करे, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने या इस 2018 जून के रेगुलेशन ने क्लैरिफाई कर दिया जी कि ये 3 साल रहेंगे। आप इस तरह से देखिए इसको। सर वापस बोलो सर, मेरे को आवाज नहीं आई आपकी। हेलो, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि इस लॉ ने जो डाउट था वो क्लैरिफाई करा, जो 238A आया उसने इस डाउट को क्लैरिफाई करा कि इसकी कैलकुलेशन कब से करनी है। मोटी बात ये है इसकी, कब से करनी है, जब से डिफॉल्ट हुआ है। लेकिन सर मेरा अभी क्वेश्चन क्या है, आप समझो, मेरा समझ में आ गया। हेलो, हाँ जी समझ में आ गया सर आपका क्वेश्चन। आप ये कह रहे हो कि जब CIRP लागू हो गई तो वो सर CIRP लागू करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था, जो कि नहीं रखा गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। लेकिन सर मैं क्या बता रहा हूँ कि 2018 में क्लियरिफाई किया, तो 2017 में जनवरी 2018 में CIRP चल रही है और उसमें लिमिटेशन एक्ट नहीं चलाया, यानी कि 2011 की भी डिफॉल्ट ले लिया, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता था कोड में पहले, मान लो के। हेलो सर फिर वही पॉइंट है ना सर, वो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं लिया ना उन्होंने। आप जो कह रहे हो वो उन्होंने चला दिया, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने NCLT और NCLAT के इंटरप्रिटेशन को करेक्ट कर दिया। तो सर करेक्ट किया तो वो CIRP नहीं चलेगी ना, गलत ले लिया ना, 2011 की डिफॉल्ट ले लिया है। हेलो जी सर मेरा अभी समझ में आ गया, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन क्या है, जनवरी 18 में CIRP चल रही है, सेक्शन 7 में चल रही है मान लो जी फिर 238A सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, उसने क्या बोला कि लिमिटेशन एक लगेगा, कोड को भी लगेगा, ऐसा बताया उसने जी। वो टाइम में तो कंसेप्ट नहीं था जनवरी 2018 में, तो आ गया। अरे भाई जनक शाह जी, इसको ऐसे समझो, ऐसा होता है कोर्ट की जो जजमेंट होती है ना, जब तक वो चैलेंज नहीं किया जाए तो वो मान ली जाएगी। मान लो उसको कोई चैलेंज ना, मान लो कोई एप्लीकेशन एडमिट हो गई, ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, आपका क्वेश्चन यही है कि अगर मान लो कोई केस एक्सेप्ट नहीं होना था, किसी अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, उसका क्या होगा? उसका तो ये है, उसके बेस पे जो जजमेंट हो जाएगा, अगर वो चैलेंज हो जाएगा तो चैलेंज में रिवर्स हो जाएगी जजमेंट, चैलेंज नहीं होगा तो मौज करो, बस ये है, यही है और कुछ नहीं। ऐसे गलत जजमेंट भी तो हो जाती है बहुत सारी, अगर वो चैलेंज नहीं होती। कई बार मेटीरियलिटी का भी एस्पेक्ट आता है, भाई सुप्रीम कोर्ट के जज 1 लाख रुपए से कम तो लेता नहीं कोई भी, तो वो सोचेगा यार मेरा मैटरी 5 लाख रुपए का, तो मैं काय को अपील में जाऊं, वो भी चीजें हैं बहुत सारी। तो स्टेक इन्वॉल्व कितना है आपका, उन सब चीजों पे भी रहता है। तो ये है कि जो जजमेंट हो गई, अगर वो चैलेंज नहीं है तो दैट विल होल्ड, वो कभी भी चैलेंज होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, क्योंकि कोई भी जजमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स ही दी जाती है। हर सारी चीज को देख के वो नहीं जजमेंट देते कभी भी, वो जितना जैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है उसी क्वेश्चन का ही आंसर किया जाता है। लेकिन सर अभी समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह समझ में आया, लेकिन मैं क्या पूछना चाहता हूँ सर, आप सुनिए मेरी बात। हेलो, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि भाई ये 238 इंट्रोड्यूस हुआ है और लिमिटेशन एक्ट लगेगा, तो वो टाइम में जो केस पेंडिंग थे और उसमें लिमिटेशन एक्ट को कंसिडर नहीं किया है, तो वो जो पेंडिंग केसेस है उसको फिर बोलेंगे कि भाई आपको भी लिमिटेशन एक्ट लगता है और आपकी अभी अपील नहीं चलेगी, यानी कि आपकी नहीं चलेगी। हाँ बिल्कुल वो तो है ही, वो तो कोई भी रेज कर देगा पॉइंट तो हो जाएगा, वो वहीं पे टर्न। अरे इसमें नहीं हुआ, धरनी शुगर में क्या हुआ,
धरनी शुगर में आईबीसी हजारों की शुरू हो गई थी, सेक्शन 7 वाली बहुत एप्लीकेशन लग गई थी, सीआईआरपी भी शुरू हो गई थी, आईआरपी भी अपॉइंट हो गया था, सीओसी बन गई थी, डिसीजन हो रहे थे, सारे रिवर्स कर दिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, खत्म। उन्होंने कहा भाई, आईआरपी ने कहा मिलॉर्ड मेरी फीस तो दिलवा दो। मेरी फीस कौन देगा? क्या कंपनी से ले लो भाई। वो कंपनी से दिलवाए उनको फीस। ये है। तो ये तो देखो ऐसे है, अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट है। जहाँ अगर आपको दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, नहीं दिक्कत तो जो है मान लिया आपने, मान लिया। वहां हुआ नहीं, वहां उन्होंने कहा कि भाई जहां रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट हो गया उसे छोड़ दो, बाकी सारे केस खत्म, नॉन एस्ट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा मान के चल लो। उनमें भी तो चल ही रही थी प्रोसीडिंग। आपका यही तो मतलब है, जो प्रोसीडिंग चल रही है उसका क्या होगा? तो यही होगा उसका, जो धरनी शुगर में हुआ। हाँ, रिवर्स कर देगा जब आपका और क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई गलत चीज चला लोगे, कई बार क्या होता है कि वॉइड एब इनिशियो होती है कुछ चीजें, फिर ऐसे वॉइड एब इनिशियो भी चीजें आगे तक पहुंच जाती है। अगर वो हो जाती है तो सब खत्म हो जाता है फिर पुराना। सर धरनी शुगर में एक एक्सेप्शन था। वो एक्सेप्शन ये था कि जो केसेस म्यूचुअल कंसेंट के साथ हुए, यानी कि जो स्पेसिफिक अप्रूवल है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अरे केसेस मैडम, जो वैलिड रहेंगे। रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट होता है इस कंसेंसस से, और कैसे होता है रेजोल्यूशन प्लान बिना नहीं कंसेंसस के थोड़ी? सर, जो विड्रॉल हुआ था 35AA के अंदर, उसमें ये था कि अगर कि सबको एप्लीकेबल कर दिया, क्योंकि उनका क्वेश्चन ये था आरबीआई में कि अगर कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या स्पेसिफिक डिफॉल्ट है, तो वो केसेस जो है वो रिजेक्ट नहीं होंगे। तो उसके अंदर यही था कि जो केसेस स्पेसिफिक है रिजेक्शन नहीं होगी, जनरल में जो आईबीसी के अंदर लेके आए हैं वो रिजेक्शन होगा। ये कौन सा था हमारा? सर धरनी और में ये नहीं, ये 3 नंबर था केस, 4 था? एक बार केस नंबर बताना। 3 नंबर 3 सर नंबर वो केस है। ये आपने जो स्क्रीन भेजी थी मैंने वहीं से पढ़ा है, और उसका यही जिस्ट है कि वो अलाउड हाँ है। हाँ, ये 3 नंबर केस है ना। एक मिनट, ये शेयर स्क्रीन, ये 3 नंबर, आप अपना वाला देखिए जो, ये हाँ 3। इसमें अरे देखिए। उसे छोड़ो ना, ये लो, ये 3 नंबर मैंने पूरा टेक्स्ट खोल दिया, दिखाई नहीं दे रहा ना आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना? तो इसमें बताओ क्या लिखा है। सर मैंने ये केस नहीं पढ़ा, जो आपने मुझे आपकी प्रेजेंटेशन थी उसमें से पढ़ा है, और वो अब बहुत क्लियर। प्रेजेंटेशन छोड़ो ना, इसी लास्ट वाला देखो, इसमें तो भी इसमें पढ़ना, देखो। फिर सर आप प्रेयर पे आ जाइए, लास्ट में आ जाइए, जजमेंट हाँ पे। बस बस बस, लास्ट पे चलते हैं, जजमेंट पे चलते हैं। अब जब रामायण ही सामने है तो कुंजी का क्या करना है? ये लंबी है ना रामायण, में रामायण, छोटी सी। रामायण में से पढ़ लो। ये है जी जजमेंट, ये कहता है। सर ऊपर करिए। हाँ चल रहा है। एक मिनट, मैं कंट्रोल एफ से चलता हूँ इस पे। ठीक है जी, कंट्रोल एफ में इसमें वर्ड यूज किया गया कंसेंसुअल, आता है कंसेंसस, ये कंसेंसस से आता है। ये क्या कहता है जी? अराइविंग एट 100% कंसेंसस ऑफ लेंडर्स फॉर अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान इज डिफिकल्ट, एस्पेशली व्हेन देयर आर प्रोजेक्ट्स विद मल्टीपल लेंडर्स। ठीक है, एक तो वर्ड यहाँ यूज किया गया कंसेंसस, इसमें ये तो एक ही जगह यूज किया गया। तो वही वाली बात है ना, देखो मैडम, वो वाली बात आ गई। आप कह रहा है कि 100% कंसेंसस डिफिकल्ट है,
तो इसका मतलब ये कि जहां पर वो इम्प्लीमेंट हो गया वहीं पर ही आप उसको मानो। नहीं उसको सर, touch आप नहीं। अपनी प्रेजेंटेशन निकालिए सर, उसमें अरे है प्रेजेंटेशन को छोड़ो ना, जब हम तो यहाँ से पढ़ेंगे अब तो। भाई अल्टीमेटली तो यही है, वो तो कुंजी है समझो, किताब तो ये है। कोई बात नहीं, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे इसको। इसको ना एक बार केस आप पढ़ लेना, फिर ग्रुप में ठीक है डिस्कस कर सर, लेंगे। मतलब ठीक है मेन सर। पॉइंट अपने को क्या देखना है, मेन पॉइंट ये देखना है कि ये तो ट्रांसफर की बात कर रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पर ये, हाँ, salient features are अच्छा, resolution plan that involves restructuring and agreed to by all the lenders, that is 100% concurrence, ठीक है। Secondly, what has been chosen to be the subject matter, aggregate इतना। फिर उसमें कहा ना कि भाई 100% concurrence तो हो ही नहीं सकती। एनीवे हम इसको ना थोड़ा सा ओपन छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को मैडम, है ना, ठीक है और सर। इसको यहाँ से पढ़ के फिर इस पे इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे। राइट, ठीक है ठीक सर, है जी। मैं ये भी पूरा पढ़ के हाँ बात करती हूँ, आपके हाँ उसके साथ लिंक करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है हाँ सर। हाँ, तो अब ऐसा है, 8 तो हो गए, अब बाकी जो है फिर शाम को करते हैं। ठीक है जी। 7:15 बजे क्लास है सर। हाँ 7:15 कर ठीक है लेंगे। सर, थैंक यू हाँ सर। हाँ हाँ, ओके जी। सर 7:15 बजे कौन सा सेक्शन होगा सर आज? कौन सा केस होगा, केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का? यही 9 to होगा। 12? हाँ 9 से करेंगे, 9 to 12 करेंगे। नहीं मतलब आप अगर 5 to 8 रिपीट करना चाहते हैं, दूसरे कोई बहुत बंदा तो था नहीं, अदरवाइज वी कैन गो फॉर 9 to 12 आल्सो। ना 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 छोड़ो ना, अब जो आ गए बस, और क्या, जो आ गए ठीक उसे है। प्रसाद मिल गया।